समझ आ गया होगा कायदे से। ठीक, सेल में पीटी के लिए बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। पीटी के लिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई सेल किस सेक्शन में है, थोड़ा कंसिडरेशन वाला पार्ट प्रॉमिस्ड, वो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन, ये गुड पीटी में बन इवनिंग। सकता है। गुड इवनिंग अंकिता। ये बन सकता है पीटी में, मतलब सेल कहाँ है ये बन सकता है, सेल में कंसिडरेशन क्या होता है ये बन सकता है पीटी में। थर्ड क्वेश्चन पीटी में ये बन सकता है कि कंसिडरेशन मतलब पार्ट पेड ये वाला क्या क्या होगा वो, सेल हाउ मेड इसका बता सक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मैंने आपको कल लिखवा दिया। ठीक है, कि कैसे कैसे सेल हो सकती है, तो मोड, ओरल और वो रजिस्ट्रेशन, ये हो गया। 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, इंटेंजिबल, रिवर्सल और टेंजिबल में मोर देन 100 की वैल्यू, ये 3 पॉइंट हो गया। यहां से पीटी का क्वेश्चन आपका निकलेगा। बहुत हद पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं सेलर एंड बायर की राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सेक्शन में है, तो 50 आपके 5 में है। तो इट्स ऑल अबाउट सेल। ठीक, कंटेंट जो छोटा सा रह गया वो मैं लिखवा, हाँ आयुषी। मैम जब राइट्स एंड लाइबिलिटीज लिखवाएगा उसके पहले एक पैराग्राफ प्लीज वो सेल और कॉन्ट्रैक्ट हाँ सेल लिखवा, वाला लिखवा अच्छा दीजिए। वो अभी रह गया ना। हाँ लिखवा देंगे, ठीक है ठीक, बिल्कुल लिखवा देंगे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक आपका, जो है मॉर्गेज। लेकिन ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज नोन एज मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। लेकिन जब तक अगर आपने मॉर्गेज नहीं समझा है ना, मार्शलिंग समझ नहीं है। समझ रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग। तो मैं मैम मार्शलिंग, मैम कल मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो आप बता दीजिए कितने पेजेस छोड़ने हैं, आपने लिखवाया था ना। तुमने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी थी क्या बनना? मैम आधी देखी, फिर ऐसे थोड़ा बिजी हो गई थी। कितने पेजेस? मेरे हिसाब से 3-4 पेजेस तो कंटेंट का लिखवा ही दिया होगा। बताओ जल्दी से, कोई बता दो भाई। यस मैम। कितने पेजेस? 4 पेज। ठीक है, 4 पेजेस आप 4.5। ठीक है। ओके मैम। मैम लास्ट टॉपिक क्या लिखवाया था आपने? लास्ट टॉपिक क्या लिखवाया इतना तो मुझे नहीं आता। आई थिंक एसेंशियल्स लिखवाए थे मैंने। एसेंशियल्स फॉर सेल। मैम ओके बायर ओके मैम। सेलर्स थे वो बताने थे, वो लिखवाने थे। एसेंशियल्स लिखवा दो। एसेंशियल्स ठीक है। अब आज की क्लास में आ जाओ। ठीक, आज क्या करना है, तो पहले हमें समझना है मॉर्गेज। देखो जब मॉर्गेज समझ लोगे ना, मॉर्गेज समझ के फिर हम मार्शलिंग पे आएंगे, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, ये सब मॉर्गेज लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक आपका पहले मॉर्गेज है, इसके बाद हम आएंगे मार्शलिंग पे। मॉर्गेज क्या होता है थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एक आध बार मैंने कई बताया है आप लोग को जहां जहां लगा है। तो मॉर्गेज के बारे में, मॉर्गेज होता क्या है देखिए, ऐसे समझिए आप। कई बार हम लोगों को ना बहुत नीड होती है पैसे की। सम टाइम अ पर्सन मे बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, हो सकता है कि हमें कुछ पैसों की नीड हो। अभी अगर मैं मार्केट में जाती हूँ पैसे लेने, क्या, या आप जाते हैं पैसे लेने, क्या कोई आपको मार्केट में ऐसे ही पैसे दे देगा? कितना दे देगा? 100 दे देगा, 200 दे देगा, 300 दे देगा। फ्रेंड सर्कल में वो 1000 दे देगा, 5000 दे देगा, 10,000 दे देगा। लेकिन आपको बहुत पैसे की जरूरत है, आपको लाखों में पैसे चाहिए, करोड़ों में पैसे चाहिए, क्या कोई ऐसे ही दे देगा आपके प्रॉमिस पर? नहीं देगा, क्योंकि अगर आपने पैसे वापस नहीं किए तो क्या होगा? सो देयर मस्ट बी सम सिक्योरिटी बिहाइंड दैट डेट। मतलब आपको अगर पैसा चाहिए, मींस कोई अगर व्यक्ति है जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, ही नीड सम मनी, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाता है, मे बी क्रेडिटर के पास जाता है, और वो उनसे कुछ पैसे की डिमांड करता है। जब आप पैसे की डिमांड करते हो तो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति, अब आपके सामने 2-3 सिचुएशन हो सकती हैं, हम सारी सिचुएशन की बात करते हैं। मैं गई मार्केट में और मुझे कुछ पैसे का अमाउंट वो बोलेगा बदले में, अगर वो मुझे नहीं जानता है तो वो मुझसे 2-3 चीजों की बात करेगा कि मैम व्हाट इज द सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी है, क्या है, कैसे आप वापस करेंगे, व्हाट इज सिक्योरिटी फॉर मी, मेरे लिए क्या सिक्योरिटी है, मैं कैसे आपको, मतलब कोई है गारंटी कि आप मेरा पैसा वापस करेंगे? इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ सच डेट, अगर आपने इस ऋण का भुगतान नहीं किया, आप विफल हो गई, तो मैं अपने पैसे की रिकवरी कैसे करूंगा? अगर आपकी डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो मैं पैसे की रिकवरी कैसे करूंगा? सो देयर मस्ट बी सम सिक्योरिटी ना। तो वो क्रेडिटर वहां पर 2-3 ऑप्शन देगा। क्या, कई बार आपने देखा होगा बाइक रख के चले आते हैं, कई बार आपने ऐसे मूवीज में देखा होगा, मतलब लोग मजाक में भी बोल देते हैं कि देख कर ऑर्डर करना, ऐसा ना हो मुझे मेरा घड़ी और पर्स यहीं छोड़ना पड़े। बात की होगी ना आपस में कभी कभी रेस्टोरेंट में, फ्रेंड सर्कल में, है ना, यस उतना ही मैम। बताओ, नहीं तो मुझे यही अपनी वॉच यहीं छोड़नी पड़ेगी। क्या होता है? इट्स कॉल्ड प्लेज। इट्स कॉल्ड प्लेज, इसको बोलते हैं गिरवी रखना। आपने देखा होगा कई बार लेडीज अपनी ज्वेलरी रखती हैं, ठीक है, गिरवी रख देती हैं, उनको पैसे की नीड होती है गांव में,
है ना, शहरों में भी जहां पर भी पैसे की नीड है। तो जब आप किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट को, किसी मूवेबल आर्टिकल को एज अ सिक्योरिटी देते हो किसी क्रेडिटर को, जो आपको ऋण दे रहा है, वो आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख दे रहा है, बदले में आप उसको कोई मूवेबल गुड, कोई चलायमान कोई संपत्ति, जैसे आपकी कार हो गई, आपकी बाइक हो गई, आपकी स्कूटी हो गई, आपका बैंगल हो गया, आपकी गोल्ड की ज्वेलरी, आपका मोबाइल, कुछ भी जिसकी कुछ मार्केट में वैल्यू है, आपने उसको एज अ सिक्योरिटी रखा। क्या कि अगर मैंने ये पेमेंट नहीं किया आके, तो आपके पास मेरा ये पर्स तो है, इसमें वॉलेट में पैसे हैं। अब पैसे हैं तो आप क्यों ही करोगे, ऑब्वियस सी बात। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, आपके मेरे पास ये रिंग है, मैंने आपके पास डायमंड की रिंग रख दी, इसकी एक वैल्यू है, तो ये सिक्योरिटी, श्योरिटी है इस बात की कि वो व्यक्ति आकर पेमेंट करेगा। तो जब आप मूवेबल गुड को एज अ सिक्योरिटी रखते हो, इट्स कॉल्ड प्लेज। और ये बताओ जल्दी से कहाँ गवर्न होता है, किस एक्ट में आप लोग पढ़े हो? सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्लेज। तो जब मूवेबल प्रॉपर्टी को हम एज अ गुड रखते हैं तो वो प्लेज कहलाता है। सेकेंड पॉइंट होता है, कई बार मैंने कोई मूवेबल गुड नहीं रखा, बट कोई और व्यक्ति थर्ड पर्सन मेरी गारंटी लेता है। मैं गई पैसे लेने और कौन आया, मान लो रुचिका ही आ गई कि हाँ हाँ मैं मैम को जानती हूँ, मैम बहुत अच्छी हैं, पेमेंट कर देंगी, आप प्लीज पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको जानती हूँ, मैम नहीं करेंगी तो मैं कर दूंगी। ये जब कोई थर्ड पर्सन गारंटी लेता है कि पेमेंट, मतलब सिक्योर पेमेंट, आपका पेमेंट आपको मिलेगा, ये क्या कहलाता है बताओ जल्दी से? इट इज कॉल्ड, ये भी पढ़ चुके हो। श्योरिटी, श्योरिटी मैम। गारंटी। तो क्या बोलते हैं? गारंटी। 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 सेक्शन नंबर बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। 26। गारंटी कंफर्म? 124 क्या है? ओके 120 इंडेमनिटी। ओके, तो इट्स कॉल्ड गारंटी। मतलब ये जो दो सिक्योरिटी थी ये मेरे टीपीए में नहीं आती है। अब आता है तीसरी बात, ये क्या होता है? थर्ड पॉइंट, जब हम कोई पैसे लेने जाते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, भाई मेरे कार की वैल्यू तो कुछ लिमिटेड ही होगी ना, 2, 4, 6 लाख, 8 लाख, इससे 10 लाख, इससे ऊपर क्या सेकेंड हैंड कार की क्या वैल्यू होगी? मेरे ज्वेलरी की भी एक वैल्यू होगी लिमिटेड। लेकिन जब हम बहुत बड़ा अमाउंट लेने जाते हैं और हम क्रेडिटर को बदले में अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रख देते हैं, ठीक, तो वो कहलाता है मॉर्गेज। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉर्गेज, या मॉर्गेज भी बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बंधक बोलते हैं। सो ए को कुछ पेमेंट चाहिए, ठीक है, ए को कुछ पैसे चाहिए, और ए बी के पास जाता है जो कि क्रेडिटर है, ठीक है, ए बी के पास जाता है जो कि क्रेडिटर है, और वो वहां पर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए हैं, इनको कुछ पेमेंट की जरूरत है, इनके पास ये घर है इमूवेबल, या इनके पास एक पार्शल ऑफ लैंड है, एक एरिया है, इन दोनों की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इस घर की वैल्यू आपकी 50 लाख है और इसकी वैल्यू आपकी 1 करोड़ है, और इनको एक को कुछ भी पैसे चाहिए, घर गिरवी रख रहे हो तो डेफिनेटली आपको 50 लाख से कम ही चाहिए होगा, और आप अपनी जमीन 1 करोड़ की है, उसको अगर आप प्लेज पर रखते हो तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ से कम ही आप पैसा मांगोगे ना, तभी तो वो सिक्योरिटी होगा। ये बी के पास जाते हैं और वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बी के पास में रख देते हैं एज अ सिक्योरिटी। कहते हैं कि भाई अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तो मैं अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो मेरी एक घर और जमीन तो तुम्हारे पास गिरवी रखी हुई है, तो वहां पर क्रेडिटर के पास एक सिक्योरिटी होती है कि बी बदले में जो भी अमाउंट दे रहा है, मान लीजिए बी जो है ए को 25 लाख दे रहा है, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने 25 लाख, आप लोग लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने 25 लाख रुपीस दिए हैं, तो इनके पास सिक्योरिटी है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए, अगर ए मान लीजिए 25 लाख रुपए वापस नहीं कर पाता है, तो बी इस धन की वसूली जो है प्रॉपर्टी से कर लेगा। ये जो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखते हो तब ये कहलाता है मॉर्गेज। बताइए ये पॉइंट सबको समझ आया? बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? यस मैम। एक बार और जो repeat कर ये दीजिए प्लीज। अभी पूछो बोल नहीं, दिया है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही होता है या मूवेबल पे भी हो सकता है? मॉर्गेज केवल इमूवेबल, केवल इमूवेबल पर, केवल इमूवेबल। मॉर्गेज जैसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो प्लेज हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान रखना एकदम। मॉर्गेज हमेशा ही इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है, ये पहले इसके एसेंशियल है।
अभी ठीक है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। मैम प्लेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिरवी। प्लेज को हिंदी में गिरवी बोलते हैं। बहुत नोन है ये टर्म, गिरवी रख दिया है ना, हमने ये सामान गिरवी रख दिया। अब बात करें अगर हम मॉर्गेज की, कि मॉर्गेज होता क्या है। सो मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर आप मॉर्गेज की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पर एक लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर, मतलब मॉर्गेज की डेफिनेशन क्या, जब हम सेक्शन 58 पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा इट इज अ ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट। जहां पर अब जो व्यक्ति, जैसे यहाँ पर मिस्टर ए था ना, यहाँ पर ए 25 लाख रुपए ले रहा है और बदले में अपनी एक अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति को क्रेडिटर के पास रख रहा है एक प्रतिभू के रूप में, कि तुम इसे रिकवर कर लेना, एक सिक्योरिटी के रूप में। तो यहाँ पर जो ए है, जो डेटर है, जो ऋणी होगा। और सबके कैमरे क्यों ऑफ है भाई? क्या बात है, किसी का ऑन नहीं है ना? एक कोई कैमरा ऑन कर लो। 40 स्टूडेंट्स हैं, सबके कैमरे ऑफ है, एक लोग ऑन कर लो। देखो, इसीलिए तो मैंने ऐप पे नहीं पढ़ाया। हाँ, और सबके कैमरे ऑफ। मेरा भी अभी जस्ट ध्यान आया। नीरज का कैमरा तो तभी ऑफ ऑन होता है जब मैं इधर उधर हटती हूँ। अब नीरज का कैमरा जब आप बाहर जाती है ना क्लास से, जब नीरज गॉसिप का करना कैमरा ऑन होता है बस। चलो, तो सेक्शन 58, तो मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज में एक लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। क्रेडिटर कौन करता है ट्रांसफर? डेटर करता है। डेटर जिसने पैसे लिए, जो ऋणी है, वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्रेडिटर को देता है, जिसने हमें धन दिया है। ठीक है, ओके। जिसने हमें धन दिया उसको हमने लिमिटेड इंटरेस्ट। अब क्या ट्रांसफर करते हो, कैसा लिमिटेड इंटरेस्ट है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड बाय द डेटर टू द क्रेडिटर। ऋणी के द्वारा किस तरह का हित संपत्ति में मॉर्गेज में अंतरित किया जाता है? तो आपका आंसर कभी एक नहीं हो सकता। आपको नहीं पता किस तरह का हित, आप बोलोगे सर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मॉर्गेज। यहाँ पर कई तरह के मॉर्गेज बताए गए हैं सेक्शन 58 में। सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, एनोमलस मॉर्गेज, यूजुफ्रक्शरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ठीक है, तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मॉर्गेज। ये बंधक की प्रकृति पर आधारित है कि डेटर ने कैसा प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल मॉर्गेज होता है, वहां पर मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज तो करता है, लेकिन सामने वाले को बोलता है, ठीक है, मॉर्गेजी को बोलता है कि भाई मैं पर्सनली लायबल हूं, मैं 25 लाख ले रहा हूं और मैं अपनी प्रॉपर्टी तो आपके पास मॉर्गेज रख रहा हूं, बट मैं पर्सनली लायबल हूं, मेरी लायबिलिटी पर्सनल है, मैं ये 25 लाख रुपए आपको दूंगा, आप प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं करोगे। हाँ, एक ड्यू डेट निकल गई और अगर मैं नहीं कर पाता हूं पेमेंट, देन डेफिनेटली भाई मॉर्गेज का तो मतलब ही सिक्योरिटी है, एज अ सिक्योरिटी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। अगर मैंने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया तब आप इसको निकालोगे, प्रॉपर्टी से रिकवर कर लोगे, है ना, अदरवाइज मैं ही पेमेंट करूंगा। एक दूसरा होता है, मैं सब कुछ डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, मैं आपको एक भूमिका बता रही हूँ कि बेयरआर्ट से डर ना लगे, है ना, तो पहले समझ लो। तो क्योंकि मॉर्गेज भी बड़ा टफ माना जाता है और प्रोविजन की तरह, जैसे पार्ट परफॉर्मेंस बड़ा टफ था ना, तो ऐसे ये भी टफ होता है थोड़ा सा, तो समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक होता है यूजुफ्रक्शरी मॉर्गेज, जैसा नाम बता रहा है यूजुफ्रक्शरी मॉर्गेज। मतलब यूजुफ्रक्शरी मॉर्गेज में क्या होता है, यहाँ पर एक था, इन्हें 25 लाख रुपए लिए बी से, ठीक, और बदले में अपनी प्रॉपर्टी को इसके यहाँ बंधक करा दिया, मॉर्गेज करा दिया, और ये इसको बोलेगा यूजुफ्रक्शरी मॉर्गेज में, इसको भोग बंधक के नाम से जानते हैं, और कहते हैं कि भाई आप, मेरी प्रॉपर्टी आपके यहाँ बंधक है। कैसे, किस फॉर्म में? भोग के फॉर्म में। मतलब मैंने 25 लाख रुपए लिए और मेरी प्रॉपर्टी, मेरा एक कॉमर्शियल अपार्टमेंट है, इसका हर एक कमरा रेंट पर उठा हुआ है, मैंने एक अपार्टमेंट टाइप छोटा सा कमरे ऐसे बना दिए सबसे, सो इस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, आप इस प्रॉपर्टी को यूज करिए, ये यूजुफ्रक्शरी मॉर्गेज है, इसको यूज करिए, हर महीने से 1 लाख 2 लाख रुपए रेंट आता है, आप इसको यूज करिए, जब तक करिए जब तक कि ये आपका डेट रिकवर ना हो जाए। इट इज नोन एज यूजुफ्रक्शरी। तो देखो यूजुफ्रक्शरी मॉर्गेज में हमने कैसा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, मैम वो रेंट उसको दे रहा है, मतलब उससे जो रेंट आ रहा है वो रेंट दे रहा है, रेंट से रिकवरी कर लेगा, यहाँ पर वो रेंट से रिकवरी कर लेगा। जैसे ही रेंट से रिकवरी हो जाएगी वो अपना प्रॉपर्टी बाद में रिडीम करा लेगा, वापस छुड़वा लेगा। तो ये डिपेंड करता है मॉर्गेज किस टाइप का है,
उस आधार पर डिपेंड करता है कि मॉर्गेजर ने कैसा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है। अब देखो मॉर्गेजर कौन होता है भाई और मॉर्गेजी कौन होता है, इसमें भी किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पता चला मॉर्गेजर और मॉर्गेजी नहीं समझ आया। जैसे जब नए नए होते हैं ना LLB ऑनर्स में, तो आधा टाइम तो उसी में निकल जाता है कि मॉर्गेजर कौन है और मॉर्गेजी कौन है। सच बता रहा है, ठीक है। तो आधी चीजें तो यही बहुत, तो ये जो ए थे ना, जिन्होंने 25 लाख रुपए लिए हैं, जिन्होंने ऋण लिया है, वो कहलाता है मॉर्गेजर, या इसको मॉर्गेजर भी बोलते हैं। और जो पैसे देता है, जो मिस्टर बी है, जो क्रेडिटर है, इनको कहते हैं हम मॉर्गेजी। ओके, ये मॉर्गेजी है और ये आपके मॉर्गेजर है, ठीक है। मॉर्गेजर एक्चुअली इट इज द रिलेशनशिप ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। देखो दो लोगों का ये जो संबंध है ना, ये डेटर और क्रेडिटर का ही है। बस बीच में एक चीज है, ये घर और ये जमीन। इस घर और जमीन ने ही केवल इस डेटर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप को मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के रिलेशनशिप में बदल दिया। समझ रहे हैं? सो यही मेन पॉइंट है। अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये प्लेज हो जाएगा, अगर ये इमूवेबल है तो ये मॉर्गेज हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने रुचिका को बना लिया था, तो ये आपका गारंटी बन जाएगा, जिसमें वो श्योरिटी हो जाता है। ठीक है जी, ठीक। चलो, अच्छा मैम, श्योरिटी और गारंटी में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं नहीं, वो गारंटी ही है। जो व्यक्ति होता है उसको श्योरिटी बोलते हैं विपिन। ओके मैम, थैंक यू। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी लेता है वो ही श्योरिटी कहलाता है। ठीक है, तो अब जरा ब्यारक पढ़े थोड़ा बहुत। मैम ये जो मॉर्गेजर होता है वही, मैम जब मॉर्गेजर ही क्रेडिटर है, ये डेबिटर बता रहे क्रेडिटर बना। देखो मैम बना दीजिए प्लीज। हाँ 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 हाँ, दोबारा बना देती हूँ। देखिए ये एक मिस्टर ए है, ही इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ही नीड्स सम मनी। मिस्टर ए नीड्स सम मनी, इनको कुछ पैसे की जरूरत है और इसके लिए इन्होंने अपने घर या अपने लैंड, जमीन को एज अ सिक्योरिटी मिस्टर बी के पास रखवा दिया। मिस्टर बी क्रेडिटर है, जिन्होंने इनको उधार दिया है, जिन्होंने इनको उधार दिया है। ठीक है, ये जो अपनी जमीन को रख रहा है, इसको आपको मैंने अभी बताया मॉर्गेजर कहलाता है, या हिंदी में इसको देखो बंधक कर्ता लिखा होगा ना, है ना, बंधक कर्ता। और ये आपका हो जाएगा बंधक कर्ता, और ये हो जाएगा बंधकदार। क्रेडिटर ही आपका मॉर्गेजी कहलाता है। ठीक है, ये बदले में इन्होंने ये इधर से आपने इनको ये सिक्योरिटी दी और इधर से इन्होंने आपने दिलवा दिया इनको 25 लाख रुपीस। अभी बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। 25 लाख रुपीस ये हो गया। अब यहीं पे समझ लो। अब देखो 58 सेक्शन को देखिए। सेक्शन 58 क्या कह रहा है? पीटी में ये भी आता है। पहले तो मॉर्गेज का चैप्टर याद रखिएगा, चैप्टर 4 है पीटी के लिए। देखो पीटी क्लियर करने का तरीका आपको कई बार मैंने बताया है। जितनी अच्छी ब्यारक पर कमांड होगी उतने ज्यादा चांसेस आपके पीटी के होंगे। पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ने का कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। कोई टीचर आपको बता नहीं सकता आप इतना पढ़िए, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। हम आपको जो प्रोविजन बताते हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना एक्स्ट्रा आप और कर सकते हैं उतना भी आप करिए। तो मॉर्गेज के लिए चैप्टर देखिए सेक्शन 58 में। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पीटी और इवन इंटरव्यू में पूछते हैं कि सेक्शन 58 में कौन कौन से टर्म को डिफाइन किया है, वो टर्म बताइए। इंटरव्यू में भी पूछते हैं, तो आप यहाँ रखिएगा। एक तो मॉर्गेज को डिफाइन किया इन्होंने, अंडरलाइन याद रखना है इसको, आपको याद करना है टिप्स पे। क्या क्या डिफाइन है सेक्शन 58 में? मॉर्गेज डिफाइन है, मॉर्गेजर डिफाइन है। तो ये पूरी प्रोसेस मॉर्गेज कहलाती है, ठीक है ना। ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें एक को पैसे की नीड है, उसने सिक्योरिटी रखकर पैसे ले लिए, ये पूरी प्रोसेस मॉर्गेज है। जो व्यक्ति ऐसा प्रॉपर्टी रखकर पैसे उधार ले रहा है वो मॉर्गेजर कहलाएगा, बंधक करता।
जो पैसे दे रहा है वो मॉर्गेजी कहलाएगा, बंधकदार। मॉर्गेज मनी, ये वाला, ये जो अमाउंट है 25 लाख का, मॉर्गेज मनी कहलाएगा। जिस डॉक्यूमेंट पर, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है वो कहलाता है मॉर्गेज डीड। समझ आया? तो जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये पूरी प्रोसेस की जाती है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, वो कहलाती है मॉर्गेज डीड। तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं जो सेक्शन 58 में डिफाइन है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं 5 और 6, तो ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा नहीं है तो सोचते रहोगे। तो 5 टर्म को सेक्शन 58 में डिफाइन किया है। ओके, अब एक चीज और, ऐसे भी पीटी में पूछ सकता है कि मॉर्गेज में राइट ट्रांसफर होता है कि इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। तो ध्यान रखना है, मॉर्गेज में इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, इंटरेस्ट होता है। हम कोई राइट नहीं देते, हम उस प्रॉपर्टी पर एक इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं। वो इंटरेस्ट होता है टू रिकवर डेट, टू रिकवर मॉर्गेज मनी, टू रिकवर मॉर्गेज जो डेट है उसको ही रिकवर करने का। तो बी को इस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार थोड़ी मिल गया है, ना उसको पोजेशन का राइट मिला है, कुछ नहीं मिला है। ही ओनली हैज इंटरेस्ट टू रिकवर दैट मनी, बस उसको केवल संपत्ति में इतना हित मिल गया है कि आप उसको प्राप्त कर लीजिए, उस ऋण को यहां से रिकवर कर लीजिए, बस, इसके ज्यादा कुछ नहीं मिला। समझ रहे हैं आप लोग? इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है। और ये भी आपको, ये हित कब तक रहेगा? ये हित केवल तब तक है, जैसे मान लीजिए इन्होंने 25 लाख रुपए ले तो लिया और 1 साल का, 1 ईयर का टाइम ले लिया है कि मैं 1 ईयर में आपका पेमेंट कर दूं। 1 ईयर में अगर ये पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, वो भी तो जुड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इसकी रिकवरी करने का राइट बी को तुरंत मिल जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, बी यहां से रिकवर कर सकते हैं। ओके, और अगर मैम ए ने इंटरेस्ट पेमेंट एक कर टाइम दिया, पीरियड बाद क्रिएट होगा ना, या इंटरेस्ट तो एक टाइम पीरियड के बाद क्रिएट होगा ना, या उसी समय जब मूलधन लिया नहीं, है आपने उसी देखो समय? प्रैक्टिकली देखो, आप किसी से लेके आइएगा 25 लाख रुपए, एक समय बाद नहीं होता है, उसी मंथ से इंटरेस्ट चढ़ने लगता है, यस उसी मैम, मंथ, इंटरेस्ट भी मिलता है। उसी मंथ से चढ़ने लगेगा। जब तक का आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, ठीक है, आगे तक का वो उसमें काउंट हो जाएगा और वो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ विद इंटरेस्ट उसको यहाँ से रिकवर कर सकता है। दूसरी चीज होती है, अगर ए ने 1 साल के भीतर ये पूरा पेमेंट कर दिया तब क्या होगा? तो भाई ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही हैज द राइट, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति को बंधक बनाकर पैसे ले ले। आप बैंक से लोन लेते हैं तो भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ही मॉर्गेज करते हैं, ओरिजिनल पेपर बैंक में जमा हो जाते हैं। तो आपके पास राइट है, जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपके पास क्या राइट है? टू रिलीज योर प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी किसी ने बंधक बना के रखी हुई है, यू कैन रिडीम, राइट ऑफ रिडम्पशन अंडर सेक्शन 60। तो मॉर्गेजर का राइट होता है राइट ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करा लेना। अब मैंने आपका 25 लाख पेमेंट कर दिया, जो इंटरेस्ट था पेमेंट कर दिया, कोई बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, कोई डेट नहीं है, सो इट्स माय एब्सोल्यूट राइट, ये मॉर्गेजर का, ये बंधककर्ता का एब्सोल्यूट अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करा ले। तो ये मॉर्गेजर का राइट होता है। ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने मॉर्गेज के बारे में बेसिक सब समझ लिया है ना। तो सेक्शन 58 का पहला पैराग्राफ सबको समझ आ गया? आगे बढ़े? यस मैम। ओके, चलो। तो सेक्शन 58, अभी हम काइंड्स नहीं पढ़ेंगे, बस हमें मॉर्गेज समझाना था सो दैट मैं आपको मार्शलिंग समझा पाऊं। और मार्शलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सेमेस्टर एग्जाम्स में भी मार्शलिंग आती होगी, अगर आप लोगों ने देखा होगा जब लॉ किया होगा तो मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट वहां भी आता होगा, है ना? यस मैम। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेक्शन 58 का पहला पैराग्राफ पढ़िए। ये कहता है मॉर्गेज, मॉर्गेजर, बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, मॉर्गेज मनी एंड मॉर्गेज डीड। अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। सबसे पहली पॉइंट कैच करने वाला टीपीए में कि मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट? कैसा इंटरेस्ट? फॉर द रिकवरी ऑफ डेट, ऋण को वसूल करने का हित केवल प्राप्त होता है। सो मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग। देखिए ये यहीं पर साफ साफ लिखा है, तो बंधक जो है वो विनिर्दिष्ट स्थावर, पहली बात तो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगेगा, अनु आप पूछ रहे थे ना, और दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक। ऐसा ना हो डीड में आपने लिख दिया
आपके बड़े सारे घर हैं, बड़ी सारी दुकानें हैं, तो कभी भी लॉ अनसर्टेनिटी को प्रमोट नहीं करता है। अनसर्टेन एग्रीमेंट तो आपको वैसे ही पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड हो जाते हैं, तो मॉर्गेज भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक, आपको पता हो कि कौन सी जगह, कौन सी दुकान, वो उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, सो दैट उसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। कोई प्रॉपर्टी कल को परचेज करेगा, आप कल को बेचेंगे, तो पता चले कि यही प्रॉपर्टी एग्जैक्टली आपने मॉर्गेज की है, कोई दूसरी नहीं। तो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उस डीड में लिखा होना चाहिए। प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, पहली चीज। फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट, कैसा इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, किस लिए किया है? मैंने क्रेडिटर को इंटरेस्ट ट्रांसफर किया फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी। मैंने बताया ना, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, कोई क्यों देगा मुझे? उसके पास कुछ सिक्योरिटी है। क्या सिक्योरिटी है? ये सिक्योरिटी है कि मैंने उसके पास अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रखा हुआ है, और उसका पर्पस केवल ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी, कि भाई जो मनी मैंने ली है उसका पेमेंट का सिक्योरिटी है, ये नहीं देगा तो आई कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। ओके, ये एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन, an existing or future debt, or the performance of engagement which may give rise to pecuniary liability. Okay, तो अल्टीमेटली आपका ये हुआ कि डेट में भी जब आपने मॉर्गेज किया है, हो सकता है आपने तुरंत 1 लाख का लोन लिया, उसी मॉर्गेज पे अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 लाख है। सेम उस पर आपको दोबारा लोन मिल जाएगा? वो अगला आदमी दे देगा कि नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 25 लाख है ना। वो सेम, तो फ्यूचर डेट भी उसी मॉर्गेज पर आपको मिल सकते हैं। वो तब तक देगा जब तक कि उसको लगेगा 25 लाख की प्रॉपर्टी है, उसको पता है यार 2, 4, 10 लाख रुपए तो आराम से मैं इसको दूंगा, है ना। हाफ कॉस्ट पर ही वो आपको देगा, उससे ऊपर नहीं देगा, है ना। तो ये आपका मॉर्गेज हुआ। द ट्रांसफरर इज कॉल्ड, इसको देखिए, जो ट्रांसफरर होता है मतलब जिसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको कहते हैं मॉर्गेजर, बंधक करता। द ट्रांसफरी, जिसको आपने दिया, जैसे मेरे एग्जांपल में भी मिस्टर बी थे ना, उनको कहेंगे द ट्रांसफरी मॉर्गेजी। द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड, प्रिंसिपल मनी 25 लाख और जो उस पर इंटरेस्ट जोड़ता जाएगा, जिसके लिए जो पेमेंट आपका सिक्योर हुआ है, ठीक है, इज कॉल्ड मॉर्गेज मनी, उसको हम मॉर्गेज मनी कहते हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई दस्तावेज, जैसे देखिए हर मॉर्गेज रजिस्टर्ड नहीं होता, कुछ मॉर्गेज ओरल भी हो जाते हैं, तो अगर रजिस्टर्ड है या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपने किया हुआ है, जिसके माध्यम से आपने ट्रांसफर किया हुआ है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका मॉर्गेज डीड कहलाता है। तो ये टर्म आपको अभी काइंड्स पे नहीं आए कि मुझे बेसिकली आज मार्शलिंग पढ़ा, ये पॉइंट सबको मॉर्गेज समझ आ गया होगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। काइंड्स अभी नहीं आ रही हूं मैं, टाइम अभी बहुत है, पहले मार्शलिंग करेंगे फिर काइंड्स पर आएंगे। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट मॉर्गेज। अब आओ सेक्शन 56 पर, मॉर्गेज के बाद। सेक्शन 56, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। देखो ये क्या कहता है, ये बिल्कुल मॉर्गेज से रिलेटेड है ना, तो ओके, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए ये क्या होता है, कई बार ये मिस्टर ए है फॉर एग्जांपल, इनके पास ना कई प्रॉपर्टीज है। मिस्टर ए के पास एक हाउस 1 एंड उनके पास और भी एक घर है, हाउस 2, ठीक, हाउस 1 एंड हाउस 2। पढ़िए इसको, 56 क्या बोलता है, इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, मैंने 2 घर बना दिए, ऑब्वियसली यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज मॉर्गेजेस देम टू 1 पर्सन, मतलब ए को पहले 5 लाख रुपए की जरूरत हुई, तो ए ने अपना ये हाउस 1 सी के पास मॉर्गेज कर दिया। समझिएगा, मैंने डेट लिख दी इसकी 1 नवंबर 2021। इतना सबको क्लियर है? ए को 5 लाख रुपए की नीड हुई, ए ने अपना हाउस 1 सी के पास बंधक बना दिया, मॉर्गेज कर दिया,
और 5 लाख रुपए उनसे ले लिए 1 नवंबर 2021 को। इसके बाद इनको और पैसे की जरूरत हुई ए को, इसके बाद ए को और पैसे की जरूरत हुई, ए को फिर 5 लाख रुपए और जरूरत पड़े। अब उस घर की कीमत ज्यादा से ज्यादा 8-10 लाख रुपए थी, तो वो दूसरा उस पर नहीं दे रहे थे या जो भी हो, इनको फिर 5 लाख रुपए की नीड हुई और इन्होंने अपना हाउस नंबर 2 फिर से सी के पास मॉर्गेज रख दिया। तो अलग हाउस है, ये ध्यान रखना। एक सेकंड मॉर्गेज और किया इन्होंने, सेकंड मॉर्गेज, ध्यान रखिएगा मॉर्गेज ही सेम है, मॉर्गेजर सेम है, प्रॉपर्टीज अलग है। ओके, लिखते जाइएगा। इसका हम डेट बना देते हैं आपका 1 दिसंबर। बेटी की शादी करनी, इन्होंने दोनों घर एक एक करके मॉर्गेज कर दिए। समझ गए? मॉर्गेजर सेम है, लिख लो कहीं। मेरा पेंट है, बहुत काम सही करवा लिया बट बहुत वर्किंग नहीं है अच्छी सिचुएशन में, इसलिए मैं बहुत कम लिख रही हूँ। तो आप लिख लो मॉर्गेजर सेम है, बंधक कर्ता सेम है, बंधकदार सेम। लेकिन पता है डिमांड अभी भी कम नहीं हुई, शादी करनी है। अभी इनको और पैसे की नीड है, तो काम 10 लाख से नहीं चल रहा है। अभी इनको इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इनकी ना 20 लाख है, और इस घर की जो वैल्यू है वो 15 लाख है। कहीं कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लेना, वरना पता चला पूरा चार्ट बन गया और बाद में कहोगे मैम ये क्या था। पहले वाले घर की कीमत 15 लाख है। ए ने 5 लाख का लोन लिया था 1 नवंबर 2021 को, सी से लिया था, मॉर्गेज ही सेम है। फिर ए को जरूरत पड़ी, दोबारा सेम ए को जरूरत पड़ी, इन्होंने H2 दूसरे घर को भी मॉर्गेज कर दिया सी के पास। इस घर की वैल्यू 20 लाख रुपए है, और अच्छा घर है, थोड़ा लोकेशन बढ़िया है, 5 लाख की और ज्यादा वैल्यू समझ लो। इन्होंने 1 दिसंबर को मॉर्गेज करके फिर 5 लाख रुपए ले लिए। लेकिन अब क्या करें, इनके जो डिमांड्स हैं वो कम नहीं होते हैं, इनको और पैसे की नीड होती है। अभी इनको और पैसा चाहिए, तो इन्होंने कहा अभी काम नहीं चलेगा, मुझे ये वाला जो हाउस नंबर 2 है ना, मुझे ये घर को सेल करना पड़ेगा। अभी ए ने इस घर को, जो किसी के पास मॉर्गेज था सी के पास, इन्होंने सेम घर को मिस्टर डी को सेल कर दिया। कब? 1 जनवरी 2022। समझिएगा, इन्होंने एक घर उसमें से उठाकर सेल कर दिया डी को। इतने फैक्ट सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ, वंदना भी पूछ लो। ये घर अलग अलग है या एक ही घर को 2 बार? देखिए बताए ना, हाउस नंबर 1 ये अलग घर है, पहला वाला जो मॉर्गेज है ये घर अलग है, तभी तो इसका हाउस नंबर 1 किया। ये हाउस नंबर 2 है, इस हाउस नंबर 2 को इन्होंने पहले सी को मॉर्गेज किया और सेम हाउस नंबर 2 को बाद में इन्होंने डी को बेच दिया। अभी क्लियर होगा सबको। अब क्या होता है, अब पढ़िए बैराक को। ये कहता है इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, अब अपने इलस्ट्रेशन को और इस बेयर लैंग्वेज को साथ साथ समझो। इफ द ओनर, हमारे पास ए ओनर है, ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, है मेरे ओनर के पास 2 प्रॉपर्टीज, यस है। मॉर्गेजेस देम टू 1 पर्सन, हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति को हमने दोनों प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज किया, बिल्कुल किया। मैंने सी के पास, सेम मॉर्गेजी के पास मैंने दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा दी। एंड देन इसके बाद सेल्स 1 और मोर ऑफ प्रॉपर्टीज टू अनदर पर्सन, और फिर उसके बाद इन्हीं में से एक प्रॉपर्टी को मैंने किसी और को बेच दिया हमने डी को टू अनदर पर्सन। दी बायर, अब अनदर पर्सन को, ये जो डी है इनको मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, ये आपके हो गए बायर, लिख लो यहीं पर, ठीक है, बायर को। द बायर मतलब मिस्टर डी, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, ये मैंने बताया पूरे टीपीए में मिलेगा आपको, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए में भी मिलेगा, क्योंकि पहले लोगों की इच्छा लागू होती है, पहले संविदा लागू होती है, बाद में टीपीए लागू होता है। अगर टीपीए नहीं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन जनरल प्रोविजंस ऑफ टीपीए विल अप्लाई। तो कहता है, तो टीपीए ये कहता है अगर ऊपर की सिचुएशन है, फिर से बता रही हूँ, एक मॉर्गेजर है, उसने के पास 2 घर हैं, उसने दोनों घर को एक ही व्यक्ति के पास मॉर्गेज कर दिया
अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोन लिया, लेकिन पैसे तो फिर भी जरूरत पूरे नहीं हुए। अभी तो बहुत कार भी देनी है, होंडा सिटी भी देनी है, और एसी भी देनी है, और सब कुछ देना है, पैसे पूरे नहीं होने। अभी इनको और कुछ पैसे चाहिए, अभी इनको लोन नहीं मिलेगा। तो अभी इन्होंने क्या किया, अपने दूसरे वाले घर को सेल कर दिया, डी को। अब डी के पास, अभी बताओ कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी खरीदेगा जो ऑलरेडी किसी के पास मॉर्गेज हो? बायर तो बेचारा फंस जाएगा। तो इसलिए टीपीए में ये राइट बनाया है कि बायर के पास ऐसा अधिकार है कि अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जो किसी के पास मॉर्गेज है, अभी हर कोई बताएगा थोड़ी ना, हर जगह तो बैंक में तो ओरिजिनल पेपर जमा हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप किसी के यहाँ मॉर्गेज कर दोगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो ये जो बायर है, इसको ये अधिकार दिया है कि इंटाइटल्ड टू हैव, इसको इस बात का अधिकार है टू हैव द मॉर्गेज डेट। मॉर्गेज डेट क्या था बताओ, इसमें कितना था? 5 लाख था ना? 5 लाख 5 लाख। इस बायर को इस बात का अधिकार है टू हैव द मॉर्गेज डेट सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज नॉट सोल्ड टू हिम। ये बोलेगा बायर मिस्टर डी सी को, क्योंकि मॉर्गेज ही सेम है भाई, ये सी को बोलेगा कि आप एक काम करो, आप ये जो 5 लाख रुपए वसूलने हैं ना, इसे सेटिस्फाई आपको कराना है, प्लीज सेटिस्फाई दैट अमाउंट फ्रॉम हाउस नंबर 1। क्या बोलेगा कि आप जो 5 लाख रुपए है, इसको काइंडली सेटिस्फाइड दैट मॉर्गेज डेट आउट ऑफ द हाउस नंबर 1 बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज सोल्ड आउट। ठीक, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को मुझे बेच दिया गया है, तो कृपया करके आप आपका जो मॉर्गेज डेट है, इसको आप हाउस नंबर 1 से रिकवर कर सकते हैं। 15 लाख उसकी वैल्यू है, कर सकते हैं। ठीक, यही बोल रहा है, प्रॉपर्टी इज नॉट सोल्ड टू हिम। तो जो प्रॉपर्टी मुझे नहीं बेची गई है, ये तो मुझे बेच दी है, H1 तो आपके पास अभी भी है ना, आप वहां से उसको कर लो। सो फॉर एज द सेम विल एक्सटेंड बट नॉट सो एज टू प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ मॉर्गेजी। लेकिन बैलेंस किया है फर्स्ट इन टाइम, बताया मैंने टीपीए में कई बार, फर्स्ट इन टाइम इज ऑलवेज बेटर इन लॉ। बायर मस्ट बी विजिलेंट। प्रॉपर्टी खरीदते समय आप विजिलेंट रहिए। ये कह रहा है, मान लीजिए इस घर की वैल्यू ही नहीं है 15 लाख, इस घर की वैल्यू ही 8 लाख है, अब मैं 10 लाख कैसे रिकवर करूं? सी बोलेगा ना, सी ये नहीं बोलेगा कि भाई अगर इसी घर की 15 लाख वैल्यू होती तो मैं H1 पे नहीं दे देता इनको दूसरा अमाउंट, क्यों जरूरत पड़ती है H2 मेरे पास मॉर्गेज करने की? तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जब उस घर की कीमत ही इतनी ना हो, तो आप कैसे रिकवर करोगे? तो बोल रहा है कि बायर का राइट तो है मॉर्गेजी से ऐसा रिक्वेस्ट करने का, बट ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट टू द प्रायर राइट्स ऑफ मॉर्गेजी है। बंधक जो दार है उसका अधिकार पहले है, अगर उसको इस प्रॉपर्टी से रिकवरी बनी नहीं रही है तो ध्यान रखिएगा आपसे पहले अधिकार किसका है? मॉर्गेजी का है। फर्स्ट इन टाइम ऑलवेज बेटर इन लॉ, दैट इज आल्सो नोन एज रूल ऑफ प्रायोरिटी। पढ़ा है हमने सेक्शन 48 प्रायोरिटी रूल। जो समय में पहले है उसको विधि का समर्थन है, उसी को पहले प्रोटेक्शन है। तो यहीं पर ये लाइन लिखी हुई है, बट नॉट सो एज टू प्रेजुडिस। जो भी कुछ लिखा हुआ है भाई इसमें मार्शलिंग ने, प्रेजुडिस द राइट ऑफ मॉर्गेजी, वो मॉर्गेजी के राइट को प्रेजुडिसली अफेक्ट नहीं करेगा, एडवर्सली प्रतिकूल रूप से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करेगा। और पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम और एनी ऑफ पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, मॉर्गेजी की डेथ हो गई तो क्या उनके एलआर का राइट नहीं होता क्या रिकवरी का? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो उनके अंडर जो क्लेम कर रहे हो वो, और ऑफ एनी पर्सन हु हैज फॉर कंसिडरेशन एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट in any of the properties। ठीक है, अब ये लास्ट लाइन हो सकता है भी आपको समझना है, जब हम रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन पढ़ाएंगे तो ये वहां पर एक लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल आपको ये इतना समझना है कि मार्शलिंग का जो राइट है ये डेफिनेटली इक्विटी पर बेस्ड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग इज हियर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इनोसेंट बायर। हमने बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, बट सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ मॉर्गेजी। लेकिन हमने भाई मॉर्गेजी के राइट्स को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वो पहले उसने कुछ सोच कर ही सिक्योरिटी लेकर पेमेंट किया है। अगर हम मॉर्गेजीज के साथ ऐसा करने लगेंगे तो कोई कभी किसी को पेमेंट करेगा? कोई नहीं करेगा। और फिर इसका फायदा मॉर्गेजर उठाने लगेंगे, है ना? वो पहले मॉर्गेज ले लेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी बेच भी देंगे, तो दोनों तरफ से वो फायदे में है। और मॉर्गेजी बेचारा फंस गया पेमेंट करके। तो हमने यहाँ पर दोनों के मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग जो इंटरेस्ट है मॉर्गेजी एंड परचेजर का, मॉर्गेजी एंड बायर का, हमने दोनों के इंटरेस्ट को एक बैलेंस किया है कि वैसे बायर का इंटरेस्ट है हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बायर ये कह सकता है मॉर्गेजी से, लेकिन अगर मॉर्गेजी का उससे क्लेम निकल ही नहीं रहा है तो फिर मॉर्गेजी को पहले प्रायोरिटी मिली। बताइए, इतनी बात समझ आई? मार्शलिंग समझ आया?
बहुत टफ Yes, कॉन्सेप्ट मानते हैं Yes, इसको? ma'am. मैम आ गया। मैम मार्शलिंग मतलब जो नया बायर है उसके राइट्स को कहा गया है। मार्शलिंग एक तरीके का एडजस्टमेंट है शीनू। मार्शलिंग मैम क्या है? मैम नाम से देखिए ना, मार्शलिंग जब हम करते हैं, मार्शलिंग मार्शल साथ जैसा साथ नाम साथ। से है, बिल्कुल बिल्कुल। और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी का प्रोडक्ट है। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। ये बिल्कुल साम्य, ये तो बेसिकली साम्य पर आधारित है, इक्विटी पर बेस्ड है। ये इक्विटी पर बेस्ड है कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करें। मैम ये क्वेश्चन अब क्या क्वेश्चन आया था एचजेएस में मैम? मार्च आया लिंक क्वेश्चन तो मेरे को ध्यान नहीं है, बट मार्च लिंक था। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आया होगा, मतलब जैसे भी करके आया होगा। पूजा को याद होगा क्वेश्चन। डेफिनेशन ही पूछी थी, मार्शलिंग किसे बोलते हैं। अच्छा, मार्शलिंग किसे? अब मार्शलिंग दो तरह के हैं, ठीक। सेक्शन 56 में मार्शलिंग है और एक और मार्शलिंग है। सेक्शन बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? 81 वेरी गुड, 81 भी निकाल लो। इसी साथ 81 भी देख लीजिए। और 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, आज हमको जरा पानी नहीं मिला है, 1 सेकेंड होल्ड करिए। हम बोल ही दें। हाँ, 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलो, सेक्शन 81 भी निकाल लीजिए। देखो यहाँ का इसका टाइटल देखिए, मार्शलिंग सिक्योरिटीज। ये भी बहुत सिंपल है। तो मार्शलिंग देख लिया, तो इसको भी, ये भी मॉर्गेज से रिलेटेड है, ठीक। देखो क्या बोलता है, मार्शलिंग सिक्योरिटीज इफ द ओनर ऑफ, अब इसको भी चार्ट बना लेते हैं हम लोग। ये चार्ट आपने सबने बना लिया है ना, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इफ द ओनर ऑफ टू, हमने ए को ओनर बना लिया। इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी मैंने हाउस 1 बना लिया और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने, सॉरी, एक प्रॉपर्टी आपकी H1, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी H2। इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज मॉर्गेजेस देम टू 1 पर्सन, इसने इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को किसके पास मॉर्गेज कर दिया? एक व्यक्ति के पास मॉर्गेज किया है, बी के पास। देन मॉर्गेजेस 1 और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर, बिल्कुल वैसा ही है, बस वहां पर इन्होंने क्या किया था कि मॉर्गेज करने के बाद इन्होंने सेल कर दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले एक के पास मॉर्गेज किया और फिर उन्होंने क्या किया, हाउस नंबर 2 को अगेन मॉर्गेजेस
टू सी। फर्स्ट मॉर्गेज है, ये बिल्कुल पहले वाला ही एग्जांपल है, इसीलिए इसको एक साथ पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट मॉर्गेज, ये आपका सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड के मॉर्गेजी सेम है, यहां पर लिख लीजिएगा, सेम मॉर्गेजी इन फर्स्ट एंड second mortgage. Okay, same mortgage in first and second mortgage. अभी जो थर्ड मॉर्गेज किया, घर एक है, जैसे वहां पर हमने एक ही घर को हमने सेल कर दिया था, यहाँ हाउस नंबर 2, यहाँ पर सेम हाउस नंबर 2 को हमने अगेन मॉर्गेज कर दिया है, थर्ड मॉर्गेज। इतना पॉइंट सबको क्लियर है? हाउस नंबर 2 इज अगेन मॉर्गेज्ड टू सी। हाउस, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, हाउस नंबर 1 को हमने मॉर्गेजी बी के पास मॉर्गेज किया, हाउस नंबर 2 को हमने जो बी बंधकदार है उनके पास बंधक रखा और ले लिए होंगे हमने कुछ रुपीस 5 लाख। फिर हमें जरूरत पड़ी, हमने हाउस नंबर 2 को मॉर्गेज कर दिया सेम मॉर्गेजी के पास, और हम फिर इनके पास चले गए, 5 लाख रुपए ले लिए। मुझे फिर पैसे की जरूरत पड़ी, अब बी नहीं दे रहा, तो मैंने इस हाउस को अगेन सी के पास मॉर्गेज कर दिया, और सी के पास मॉर्गेज करके मैंने फिर से 5 लाख, या जो भी आप अमाउंट करो, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार इक्वल, अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो हाउस नंबर 2 को मैंने 2 जगह मॉर्गेज किया है, पहले बी के पास मॉर्गेज किया और फिर सी के पास मॉर्गेज किया। समझ गए? चलिए अब देखिए, and then mortgages one or more of the properties to another person. The subsequent mortgagee, बताइए who is the subsequent mortgagee? हम सी। C. C is subsequent mortgagee. सी में Okay. Yes. Is in absence of contract to contrary entitled to have the prior mortgage debt. अब देखिएगा ऐसा क्यों लिखा है, ये लिख रहा है कि ये जो सी है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है, इसके पास इस बात का अधिकार है कि वो बी से बोले, प्रायर मॉर्गेजी से, ठीक है, प्रायर मॉर्गेजी से बोले कि प्लीज सेटिस्फाई 5 लाख अमाउंट, ये वाला अमाउंट आउट ऑफ द हाउस नंबर 1। सेम है, बस वहां पर परचेजर था, यहाँ पर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है। ये बोलेगा आपको 5 लाख रुपए H2 से रिकवर करने हैं ना, प्लीज ये वाला H1 से ही कर लो, मतलब आप 10 लाख रुपए H1 से ही कर लो। क्यों? क्योंकि सेम हाउस मुझे भी मॉर्गेज किया है। सो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी एंटाइटल्ड टू हैव द प्रायर मॉर्गेज डेट, प्रायर मॉर्गेज डेट पहले वाला, सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इज नॉट मॉर्गेज टू है। वो बोलेगा बी को कि आप जो 5 लाख का जो सेकंड मॉर्गेज वाला लोन है, इसको आप प्लीज हाउस नंबर 1 से रिकवर कर लीजिए। ठीक है, so far as the same will extend but not so as prejudice the right of prior mortgagee। but again फिर लिख दिया कि हम बी के राइट को भी एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेंगे। इफ बी इन पोजीशन, अगर बी ऐसी स्थिति में है कि यस हाउस 1 की कॉस्ट इतनी है, हाउस 1 की मार्केट वैल्यू है 15-20 लाख रुपए, सो जो बी है वो इजिली रिकवर कर सकता है 10 लाख रुपए। बट अगर हाउस 1 की कॉस्ट उतनी नहीं है, मार्केट वैल्यू उतनी नहीं है, तो कैसे 10 लाख रुपए रिकवर करोगे? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। वैसे सिचुएशन में लिख रहा है साफ साफ, राइट ऑफ प्रायर मॉर्गेजी बट नॉट सो एज टू प्रेजुडिस, मतलब एडवर्सली अफेक्ट नहीं करेंगे, प्रतिकूल रूप से हम मॉर्गेजी के बंधकदार के अधिकारों को भी प्रभावित नहीं करेंगे, और ऑफ एनी अदर पर्सन हु हैज फॉर कंसिडरेशन एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज। ओके, मानो उन्होंने उसको सेल वेल किया हो, तो यही बोल रहा है ये कि मार्शलिंग सिक्योरिटीज सेक्शन 81, बस अंतर इतना है, पहले वाले इलस्ट्रेशन आपकी कॉपी में है और ये आपके सामने है। डिफरेंस देखिए, केवल इतना डिफरेंस है, वहां पर परचेजर था, यहाँ पर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है, राइट्स दोनों के सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। बताइए सबको क्लियर है? यस 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 मैम। तो ये दो मार्शलिंग आप मैम, फर्स्ट वाले में सेल हो रही है और सेकंड में वो मॉर्गेज कर रहा है ना, मॉर्गेज हो रहा है, बस इतना अंतर है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है,
एक टर्म का अंतर है, वहां पर बायर लिखा है, यहाँ पर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी लिखी है, इसके अलावा एज इट इज बेयरक लैंग्वेज है। और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि सेक्शन 56 और 81 की बेयरक लैंग्वेज भी याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही है? आप बिना देखे भी अगर करोगे, इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल है, मैंने इलस्ट्रेशन समझ रखा है। इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टीज, पढ़ो साथ साथ, मॉर्गेजेस देम टू वन पर्सन, मुझे पता है इलस्ट्रेशन। इफ द ओनर ऑफ 2 और मोर प्रॉपर्टी मॉर्गेजेस देम टू वन पर्सन, मैम थोड़ा हिंदी में भी आप बेयर मैं देखो बोल नहीं जा रही थी, मैं बोल नहीं जा रही थी, ठीक है। यदि संपत्ति का स्वामी अपनी 2 या 2 से अधिक संपत्तियों को किसी एक व्यक्ति के पास बंधक करता है ना, यदि संपत्ति का स्वामी 2 या 2 से अधिक संपत्तियों को किसी एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है, तत्पश्चात वह उनमें से एक संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पास पुनः बंधक कर देता है, तो जो पश्चात, मतलब क्या बोलेंगे इसको, तत्पर लिखा होगा या जो भी लिखा होगा सब्सिक्वेंट को, तो जो तत्पर बंधकदार होगा, जो पश्चातवर्ती बंधकदार होगा, वो इस बात के लिए अधिकृत होगा कि वह पहले वाले बंधकदार से कहे कि आप ये जो बंधक धन है, जो मॉर्गेज डेट है, इसको काइंडली पहले वाले बंधक से रिकवर कर लीजिए। बस हो गया, क्या करना है। तो आपकी बेयरक की टर्म्स ये नहीं है कि मन करा तो सिक्योरिटी, मन करा तो ये लिख दिया, वो सब बिल्कुल नहीं। मॉर्गेज मनी मतलब मॉर्गेज मनी, यहाँ नहीं कि डेटर और क्रेडिटर लिख के चले आए मेंस में, बिल्कुल गलती मत करना। ये डेटर और क्रेडिटर कभी नहीं लिखना, मॉर्गेजर की जगह मॉर्गेजर होना चाहिए, मॉर्गेजी की जगह मॉर्गेजी ही होना चाहिए, जो आपका बेयरक कहता है। बताओ सबको क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये आपके आज 3 कॉन्सेप्ट हो गए। तो मुझे लगता है मैम इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डायरेक्ट आते हैं या फिर डायरेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड? नहीं, बता रहे हैं, देखो ज्यादातर तो क्वेश्चन मार्शलिंग के ये आता है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, ऐसे भी आएगा, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर करके पूछ लेगा आपसे, या सिंपल मार्शलिंग पूछेगा तो आप दोनों बता के आइएगा। अगर उन्हें इंडिविजुअली पूछ लिया मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर और मार्शलिंग बाय सिक्योरिटीज, तो वो समझ ही जाओगे कि आप ये सेक्शन पूछ रहे हैं, है ना। ओके, तो ये डॉक्ट्रिन के फॉर्म में आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इस पे कंटेंट बहुत नहीं है, लेकिन टेक्निकल बहुत है। बच्चों को अगर आपने चार्ट बना के नहीं समझाया तो मार्शलिंग, हमको लगता है, मेरे खुद यूट्यूब के चैनल में कितने रिक्वेस्ट पड़े हैं, मैम काइंडली पोस्ट अ वीडियो ऑन मार्शलिंग। हम सोच रहे हैं आज की लाइव क्लास ही अपलोड कर दें यूट्यूब पे, है ना। तो मैंने कभी टाइम नहीं मिला उसको अलग से बनाने का, तो मुझे अच्छे से याद है, हाँ मुझे अच्छे से याद है कि टॉपिक है थोड़ा सा, हम लोग को भी फील होता था जब हम लोग लॉ करते थे, मार्शलिंग है। लेकिन अगर आपको समझ आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन इस पे बनता है। तो अब एक काम करिए, आप लोग कंटेंट लिख लो जो उस दिन का बचा है, क्योंकि अब देखो टाइम है, और फिर अगर टाइम मिलता है तो हम इसमें आगे, वैसे भी मॉर्गेज क्या होता है ये सब तो लिखवाना ही है। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास। आज के लिए इतना ही समझो। ओके, तो ये बताइए कहाँ तक आपने लिख लिया था लास्ट? आपको लिखना है राइट साइड, मैम एसेंशियल्स तक लिख लिया था, एसेंशियल्स ऑफ सेल। मैम राइट एंड ड्यूटीज लिखवाना था, बायर्स और सेलर की। राइट एंड ड्यूटीज, है ना। चलो कल पेजेस कराए थे मैम? 4 पेजेस बता रहे हैं लोग, 4 पेजेस। मैम एक और लिखवाना था ना इसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी मैम, वो आयुषी क्या बता रही थी? What the difference between कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल? लिख लो पहले, यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले यही लिख लो। मैम क्या है, रिपीट कर दीजिए टॉपिक। हाँ बोल रही हूँ, लिखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन। मैम पेजेस बता दीजिए, कल के कंटेंट के लिए कितना छोड़ना है। 4 पेजेस, 4 पेजेस। फोर पेजेस छोड़ दीजिए। और पहले लिखिए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। हिंदी में देखिए सेक्शन 54 निकाल दीजिए जरा, सेक्शन 54। मैम ये राइट एंड ड्यूटीज इसके बाद लिखवाएंगे फिर आप? बाद ही लिखवाएंगे, पहले लिखवा देंगे ये वाला ना। लिखिए विक्रय की संविदा एवं विक्रय की संविदा एवं विक्रय के लिए संविदा,
विक्रय के लिए संविदा। से क्या तात्पर्य है? विक्रय के लिए, विक्रय की संविदा एवं विक्रय के लिए संविदा से आप क्या समझते हैं, या इन दोनों में क्या अंतर है? तो मतलब ये लिखवा रही हूँ केवल इंटरव्यू के लिए, मेंस में नहीं आएगा, है ना। इंटरव्यू में हो सकता है टीचर आपसे वन लाइनर पूछ ले, केवल इसलिए। तो लिखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल shows the nature of contract, shows the nature of contract। विक्रय की किसी का संविदा, माइक ऑन है, शोर हो रहा है बहुत। विक्रय की संविदा, विक्रय की संविदा, विक्रय की संविदा, संविदा की प्रकृति, संविदा की प्रकृति दर्शाती है, it shows seller, it shows that seller transfers absolute interest to the buyer। यह दर्शाता है कि विक्रेता क्रेता को, विक्रेता क्रेता को संपत्ति में संपूर्ण हित अंतरित करता है। हित अंतरित करता है। On the other hand, contract for sale, on the other hand, contract for sale, मैम एक मिनट मैं रिपीट करूं, मैंने गलती नहीं लिख दिया कभी। contract of sale, Contract of sale shows the nature of contract. It shows seller transfer absolute interest to the buyer. हाँ, to the buyer, है ना। आगे एक लाइन और भी लिख लो, to the buyer, and in contract of sale, and in contract of sale, buyer actually acquires, in contract of sale, buyer actually acquires ownership title, comma, ownership title, right to enjoy the property, ownership title, right to enjoy the property, right to use, right to use and manage the property, right to enjoy the property, use, manage, regulate, alienate, लिखवाया था, alienate, etc. ठीक। विक्रय की संविदा के अंतर्गत क्रेता, विक्रय की संविदा के अंतर्गत क्रेता। मैम ये जो आपने ये बताया, ये कल तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए बताया था, पर अब आप ये सब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के लिए बता रहे हो। कहाँ बता रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बोला क्या मैंने? यस मैम। हाँ जी मैम, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ऑफ सेल बोला था भाई। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, फोर नहीं। ऑफ सेल बोला आपने। अभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल मैंने बोला ही नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखवा रही हूँ। ऑफ सेल में, ऑफ सेल अभी वेयरएज लिखवाऊंगी मैं, है ना। अनु ने जब रिपीट की, मैम वो आपने पहले एक्चुअली ऑन द अदर हैंड बोल दिया था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा। अच्छा, और लेकिन फिर मैंने बोला एक लाइन और लिख लो, है ना। इन्होंने टोका तो मुझे लगा 2-4 लाइन और लिखवा दूं उसमें। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल अभी मैंने बोला ही नहीं, अभी बोलना है, ठीक है। मैम रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ रिपीट कर दे, कहाँ से कर दें? इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर एक्वायर्स ओनरशिप टाइटल। दोबारा बोल रहे हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर्स एक्वायर्स, बायर एक्वायर्स ओनरशिप टाइटल, कॉमा, सही कर लो जिनका कुछ गलत हुआ है। राइट टू एंजॉय, राइट टू यूज, रेगुलेट, मैनेज एंड एलिनेट द प्रॉपर्टी। ठीक है। विक्रय की संविदा के अंतर्गत
विक्रय की संविदा के अंतर्गत क्रेता उस संपत्ति पर स्वामित्व हक के साथ साथ उस संपत्ति को उपभोग करने का अधिकार, विनियमित करने का अधिकार, निर्माण करने का अधिकार एवं दूसरों को निष्कासित करने का अधिकार इत्यादि प्राप्त कर लेता है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ट्रांसफर सम राइट टू द बायर। ये स्पेशल मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बेसिस पर लिख लो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्चुअली ट्रांसफर सम इंटरेस्ट सम राइट टू द बायर। विक्रय की संविदा वास्तविकता में क्रेता को उस संपत्ति पर कुछ अधिकार प्राप्त कराती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्चुअली ट्रांसफर सम राइट और इंटरेस्ट टू द बायर। विक्रय की संविदा वास्तविक रूप में क्रेता को उस संपत्ति पर कुछ हित एवं अधिकार अंतरित करती है। इसका मतलब ये क्यों लिखवा रहे हैं? ये इसलिए लिखवा रहे हैं, अब आगे और लिखिए, इट मीन्स अब आप लोग बताओ, खैर क्या बताओ? कुछ अधिकार एवं हित उस संपत्ति पर अंतरित करता है। ठीक, अब देखो आप लोग बताओ क्या? हाँ, क्या संविदा वास्तविक में क्रेता को संपत्ति पर कुछ हित एवं अधिकार प्रदान करती है संविदा, है ना? ठीक है, संविदा। अब बोलूं, हो गया? चलो अभी मैं ये पूछ रही हूँ, क्या आप बताइए, क्या ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर कैन क्लेम पोजीशन? क्या बायर एक सूट इंस्टीट्यूट करके पोजीशन क्लेम कर सकता है? यस मैम, बिल्कुल कर सकता है। यस तो वो ट्राई का है, ओनरशिप का तो ट्रांसफर हो ही गया। मैम जब ओनरशिप आप ट्रांसफर करते हो तो यू हैव एब्सोल्यूट राइट। यस, यही पूछ रही थी बस मैं। एब्सोल्यूट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कल भी बताया था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है, वो तो एक अग्रीमेंट है, प्रॉमिस होता है। यस, वो तो एक प्रॉमिस होता है। वेरी गुड, सो ये लिख लिए, इट मीन्स on the basis of contract of सेल डीड के बेसिस पर चले नहीं जाओगे कोर्ट से, सब कुछ क्लेम कर लोगे आप। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सोनल आपका माइक ऑन है, माइक म्यूट कर लीजिए। सॉरी मैम। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसका तात्पर्य है कि विक्रय संविदा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, buyer can claim possession। एक काम और कर सकता है बायर, बताओ, आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं, क्या बायर एक डिक्लेरेशन टाइटल के लिए भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है क्या कहीं? यस मैम, ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो वो कर ही सकता है। सेक्शन बताओ जरा। सेक्शन 34 एसआरए। वेरी गुड, एसआरए में है ना डिक्लेरेशन टाइटल। ओके, सो ये भी है। क्या बोल रही थी मैं? बायर, हाँ, it means on the basis of contract of sale, buyer may institute a suit for क्या बोला था? कुछ बोला था मैम? बायर कैन क्लेम पोजीशन बोला था आपने। ओके, ठीक है, ये भी लिख लो, बायर कैन क्लेम पोजीशन and may claim possession। और सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उसको बहुत मतलब रियायत मिलेगी। एक्चुअली सेक्शन 5 ऑफ एसआरए आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, कभी इंटरव्यू में काम आएगा, एचजीएस में काम आएगा कोरिलेशन के लिए। तो सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये टाइटल के बेसिस पर ही आप जीतते हो, अगर आपके पास टाइटल है। ठीक है, तो मैम हिंदी वाला बोल दीजिए। इसका तात्पर्य है कि विक्रय, इसका तात्पर्य है कि विक्रेता
इसका तात्पर्य है कि विक्रय संविदा के आधार पर विक्रेता कब्जे का दावा कर सकता है, कब्जे का दावा कर सकता है। मैम क्रेता ना। हाँ हाँ, इतना तो समझ लिया करो यार, क्रेता विक्रेता हो जाता है तो, है ना, बायर मतलब वही। ठीक है, अब ज्यादा जितना लोग बीच में टोकेगे उतना ही मेरा सेंटेंस गड़बड़ होता है, पता है आप लोग, है ना। तो थोड़ा बहुत चैट वैट में पूछ लिया करो अगर कुछ छूट जाए तो। इट मीन्स बायर कैन क्लेम पोजीशन, हो गया। ब्रैकेट में लिख लो अंडर सेक्शन 5 ऑफ एसआरए, अभी भी नहीं हुआ, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। इसका मैम ये तात्पर्य है, लिखा है कि इसका तात्पर्य है, शीनू रुको, इसका तात्पर्य है कि विक्रय संविदा के आधार पर क्रेता कब्जे का दावा कर सकता है। और ब्रैकेट में सेक्शन लिख लो, अंडर सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इट मीन्स, अब मैं फिर इंग्लिश में एक बार रिपीट कर रही हूँ, इट मीन्स, मेरा ही था, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ contract of sale, buyer can claim possession. Buyer can claim possession under section 5 of a specific relief act. अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, इसके आगे ये लिखा हुआ है एंड इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर टाइटल। हाँ तो इतना बोलने नहीं दिया किसी ने, वही तो बोल रहे हैं, अब बोलो। And may also institute a suit, and he may also institute a suit for declaration of title. He may also institute a suit for declaration of title under section 34 of SRA. सही है। ये क्या होता है, आपके पास सेल डीड है, कोई आपके ओनरशिप को मानता ही नहीं है, रिकॉग्निशन ही नहीं देता है कि यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और जबरदस्ती से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। आप सेक्शन 5 में सूट फाइल करिए, टाइटल के बेस पर कब्जा लीजिए, और कोर्ट से ये भी कहिए कि वो डिक्लेयर करें आपके टाइटल को कि आपके पास एक प्रोप्राइटरी टाइटल है। सेक्शन 34 है, सारे पढ़ोगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता ही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो ये दो एक मतलब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का लीगल वैलिडिटी कितनी, समझ गए। अब सबका हो गया, अब लिखिए, बट ऑन दी अदर, मैम इसको आपने हिंदी में नहीं बोला, सेक्शन 35 वाला। ठीक है, एवं क्रेता विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत, एवं क्रेता विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, ईयर बताओ जरा एसआरए की क्या है। 1934। अच्छा, सॉरी मैम 63। हाँ सॉरी मतलब उल्टा से क्या एक्साइटमेंट में क्या 1963 मैम। यस 1963, इतने कॉन्फिडेंस से बोला सोनल। 1934 में पता है मैं एक्साइटमेंट मैं जवाब दे दूं, कुछ और ही बोला गया। कोई बात नहीं है, लिखो। सॉरी मैम। एवं क्रेता विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत इसको जरा एक बार देख लीजिएगा, इसका हिंदी क्या है। डिक्लेरेशन टाइटल, आई थिंक हक की उद्घोषणा के लिए बात, स्वत्व की घोषणा। किसकी? स्वत्व की टाइटल, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल मींस स्वत्व की घोषणा। हाँ उसको देख लेना एक बार एसआरए का, जरा एक बार बैराक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक डिक्लेरेशन टाइटल के लिए बात संस्थित कर सकता है। हो गया, अब माइक म्यूट कर लो जल्दी से, और अब लिखिए, ऑन दी अदर हैंड, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। ऑन दी अदर हैंड, contract for sale shows sell in future, for लिखा है ना। On the other hand, contract for sale shows sell in future, जबकि विक्रय के लिए संविदा shows sale in future, जबकि ठीक है खा लेना, जबकि विक्रय के लिए, डांटना नहीं, जबकि विक्रय के लिए संविदा, लिख लिया। भविष्य में रुक जाओ ना यार, भविष्य में विक्रय को दर्शाते हैं। अब जाओ,
वो अपने हिसाब से चली जाएगी। भविष्य में विक्रय को दर्शाती है कि मतलब जो विक्रय है वो भविष्य में होगा। हाँ, एक मिनट होल्ड करिए। हाँ, हमको क्या तो ठीक है, गुड इवनिंग बोलो और जाओ जल्दी जाओ। हाँ, अभी सुलाएंगे। चलो 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 चलो, अभी सुलाएंगे। बाय बाय बोलो, अभी सुलाएंगे क्लास के बाद। बाय बाय बोलो, जल्दी जल्दी बाय बोलो। बाय बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बाय बाय। जाओ जाओ जाओ, अब दरवाजा बंद कर देना, ठीक है। हो गया। शोज सेल इन फ्यूचर, जबकि विक्रय के लिए संविदा, ठीक है, ये दर्शाता है कि विक्रय भविष्य में होगा। समझ गए आप लोग? ये दर्शाता है कि भविष्य में होगा। तो ये बताइए, जब सेल हुई नहीं, जब विक्रय हुआ ही नहीं, अभी तो पार्टीज ने केवल कॉन्ट्रैक्ट किया है। लिखिए, इट मीन्स मैम तो फिर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ है जब सेल ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट इस हुई है? बात का हुआ है, आज हमने संविदा किया कि हम कल जाके विक्रय करेंगे। आज हमने तो इसका मतलब मुझे ही बेचोगे और किसी को नहीं? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत टोकन अमाउंट देकर एक मैम जो मुआयदा होता है स्पेसिफिक कल बताया तो था। इसमें फायदा क्या होगा? यू कैन गो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताया था कल, मुझे अच्छे से याद है। मैंने Yes, दो ma'am. रेमेडीज बताई थी। एक और बताई थी रिकवरी ऑफ मनी या यस, रिकवरी ऑफ मनी। टोकन अमाउंट, और दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दो ही तो रेमेडी है आपके पास। याद आया बंदू? अच्छा, कल तुम क्लास में कहाँ थी, इसीलिए पूछ रही हूँ। चलो आपने बताया था लास्ट में, रिलीफ में बता दिया। नहीं थी कल, वंदना नहीं थी, इसीलिए पूछ रहे। लिखो, इट मीन्स ही बोल रही थी ना मैं। यस मैम। It means parties gets nothing with respect to property. इसका तात्पर्य है, या ऐसे लिख लो, इट मीन्स पार्टी गेट्स नो इंटरेस्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। इसका तात्पर्य है कि पक्षकार उस संपत्ति के संदर्भ में कोई हित प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है। मैम पार्टीज गेट नो इंटरेस्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। इसका तात्पर्य है कि पक्षकार उस संपत्ति के संदर्भ में कोई हित प्राप्त नहीं करते हैं। वहां पर कोई सेलर और बायर है ही नहीं, अभी तो केवल अग्रीमेंट हुआ है। The agreement is basically to execute sale in future. ये करार भविष्य में विक्रय निष्पादित करने के लिए है। भविष्य में विक्रय निष्पादित करने के लिए है। सो अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, अतः विक्रय के लिए संविदा में, सो अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल both the parties are under obligation. Under contract for sale, both the parties are under obligation to perform their respective part, according to term of contract, according to the terms of contract. अतः विक्रय के लिए संविदा के अंतर्गत दोनों ही पक्षकार संविदा की शर्तों के अनुरूप संविदा को निष्पादित करने के लिए बाध्य होते हैं। कहाँ लिखा है ऐसा?
अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है टू डिस्चार्ज देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कहाँ लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूछ रही हूँ मैं टीपीए में नहीं पूछ रही, कॉन्ट्रैक्ट में बताइए। 56 में नहीं, वो तो फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा हाँ और बताइए, हाँ पता है आप लोग को समझ नहीं पा रहा है, मैं दोबारा पूछूं? 36 भी नहीं है, 74 मैम। 74 भी नहीं है। और सोचो कौन सा सेक्शन है जो बात करता है? रश्मि आप तो बहुत करीब हैं, मैं ही बेरा खोल लूं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है ये 37। याद करो, नहीं बोलता कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की? याद आया अभी आप लोग को? यस मैम। 37 है ना, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की बात करता है कि पार्टीज को इंडिविजुअली अपने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करना चाहिए। सम टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में भी डिस्चार्ज बाय द लीगल एलआर्स, मतलब लीगल एलआर्स नहीं, सॉरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, एलआर के माध्यम से भी हो सकता है। 39 मैम, 39 तो एंटीसिपेटरी एंटीसिपेटरी का तो एंटीसिपेटरी है। 37 यस 37 ही है ना। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, मुझे ही लगता है एक बार बिहार एक्ट बता लूं, बहुत दिन हुआ है ना पीटी दिए, पता चला मेरा ही सेक्शन गड़बड़, लेकिन 37 ही है। ठीक है, 39 एंटीसिपेटरी है, 36 की बात नहीं करता, वो आपके कॉन्टिजेंट में आएगा। तो ये आपका 37 है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल आपने किया है ना, ये आपने संविदा के विक्रय के लिए संविदा की है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होगा। और बोथ दी पार्टीज, हिंदी में लिखवा दिया मैंने कि नहीं, दोनों ही पक्षकार अपने अपने संविदा की शर्तों के अनुरूप उसका निष्पादन करने के लिए बाध्य होंगे। सो व्हाट इज द रेमेडी? अब दोनों की रेमेडी लिख लो पहले, एक पॉइंट डालिए रेमेडी, और एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिख लीजिए और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल लिख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दूसरा लिखिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की रेमेडी आप सबको पता है क्या क्या है? अगर मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो रेमेडीज क्या क्या है? मैम टू रिकवर द सूट और टू स्पेसिफिक रिकवर द सूट, सॉरी रिकवर द मनी। मनी और स्पेसिफिक मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोला है। अगर उसमें फ्रॉड हो तो मतलब कि वी कैन इंस्टीट्यूट अ सूट। हाँ बोलो बोलो, चलो। फॉर रिकवरी ऑफ मनी, और वी कैन आस्क फॉर द अगर वैसा कोई फ्रॉड नहीं है तो वी कैन आस्क फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो सेल तो हो गया ना, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप पोजीशन क्लेम कर लो मैम, पोजीशन क्लेम कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो रिकवरी ऑफ मनी, डिक्लेरेशन मांग लो, तो कॉन्ट्रैक्ट सेल हो गया ना। तो अगर कोई आपको पोजीशन नहीं दे रहा है, मतलब एक मोटा मोटा, तो आप एक तो पोजीशन क्लेम कर लो रेमेडीज में। सेक्शन 5 में आपको दिल्ली पे अगर कोई आपको डिस्पोजेस कर देता है और आपके पास सेल डीड है, तो आप सेक्शन 5 का रिलीफ ले सकते हो। आप इसमें रिकवरी ऑफ पोजीशन और डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल दोनों का सूट फाइल हो सकता है। दोनों कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। लिखवा दिया ऑलरेडी, इसलिए मैं सेंटेंस नहीं लिखवा दिया आपने, आप अपने पॉइंट से लिख लो। ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में आपके पास क्या रेमेडी है? रिकवरी ऑफ मनी। मैम रिकवरी ऑफ मनी होगा। यस, रिकवरी ऑफ मनी के लिए परफॉर्मेंस। यस, और दूसरा में इंस्टीट्यूट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप बात संस्थित कर दीजिए कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल के लिए, आप उस सेल को एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये दो रेमेडीज। हाँ मृणाली मैम एक बार रिपीट कीजिए ना, वो मेरा नेटवर्क का इशू है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रेमेडी अभी जो बताई थी, डिक्लेरेशन टाइटल सेक्शन 34 ऑफ एसआरए और दूसरा सेक्शन 5 ऑफ एसआरए। ठीक है, ये आपके पास रेमेडी है। आप पोजीशन मांग लो अगर कोई डिस्पोजेस वगैरह कर रहा है, पोजीशन नहीं है, सेक्शन 5 की रेमेडी और 34 ऑफ एसआरए की रेमेडी। जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में, किसी का माइक ऑन है, शिनू माइक और सोनल माइक म्यूट कर लो प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में आपके पास रेमेडी है कि आप अपने टोकन अमाउंट मांगने के लिए मैम डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का सेक्शन प्लीज, सेक्शन 37 है ना? 34 30 मैं डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और मैम क्लेम पोजीशन, यही दो है ना इसमें? ठीक है, ओके। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल लिख लो। रिकवरी ऑफ मनी के लिए बात संस्थित कर सकते हैं, और दूसरा संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसआरए में कर सकते हैं। एक और जल्दी से रेमेडी बता दो जो अभी ऐड हुई है एसआरए, सब बता देंगे फटाक से। थर्ड रेमेडी एक और है, हम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस भी क्लेम कर सकते हैं। थर्ड और लिख लो, बस ये आपका हो गया।
सब हो सकता है कभी प्लेंट वगैरह का काम आ जाता है ना, प्लेंट वगैरह आपको जैसे फैक्ट्स दिए रहते हैं, प्लेंट ड्राफ्ट करनी रहती है, तो आप ऐसे ऐसे करके अपनी प्रेयर उसमें प्लेंट में मांग सकते हो। तो ये आपका थर्ड रेमेडी क्या बोला? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन बताओ जरा एसआरए में, अभी ऐड हुआ है 2018 से 20 मैम 20 सेक्शन 20। अच्छा ये बताओ जरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हम दोनों क्लेम कर सकते हैं कभी? नो मैम। नहीं, कभी नहीं कर सकते। नो मैम एक चीज ही क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब जल्दी से वो पॉइंट लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट डालिए, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। राइट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ, एक स्टूडेंट रह गए हमारे, हमने उनको ऐड ही नहीं किया, अब हमें याद आ रहा है क्लास में, अब रिकॉर्डिंग देंगे उनको। राइट्स एंड लाइबिलिटीज, वो तो ऐप में ही आ जाएगी ना, वो तो हाँ अभी उनको ऐप में भी ऐड करना भूल गए ना, वही तो गड़बड़ हो गया, क्लास भी अभी याद आ रहा है हमको। चलो कोई नहीं, तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा, लाइव क्लास की बात अलग होती है ना। लिखो, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, सेक्शन 55। हो सकता है कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में काम आ जाए। लिखिए, अंडर सेक्शन 55 क्लॉज 1 to 4, section 55 clause 1 to 4 deals with clause 1 to 4 deals with rights and liabilities of seller. Clause 1 to 4 deals with rights and liabilities of seller. Of seller, ठीक है। मैम आप कौन सा सेक्शन लिखवा रही हैं? सेक्शन 55 मीनाक्षी, हिंदी में भी लिख लीजिए, क्रेता और विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व। मैं वन लाइनर लिखवाऊंगी केवल, है ना, कहीं मान लो आ गया ऐसे। क्रेता एवं विक्रेता के, एक्सप्लेन मैंने उस दिन कर दिया था आपको अच्छे से। क्रेता एवं विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व, धारा 55 के उपबंध 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, एक क्रेता एवं विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व, टॉपिक डाल लीजिए और फिर लिखिए धारा 55 के उपबंध 1 से लेकर 4 तक, विक्रेता के दायित्व के विषय में प्रावधान। नंबर 1, एंड दीज आर द फॉलोइंग, ऐसे करके नंबर 1 लिखिए। पहला, आपको 1A लिखना है, फर्स्ट लिखिए क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो ये एक्चुअली आप सारे सेलर की अभी लाइबिलिटीज लिख रहे हो, सेलर क्या क्या करने के लिए लीगली बाउंड है ना। तो अभी हम 1 2 3 जो ABCD लिखवाएंगे वो लिखवाएंगे कि सेलर क्या क्या करने के लिए बाउंड है। बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं एकदम। खुद सोच लेना कि मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करने जा रही हूँ, और तब आप सेलर बायर के राइट्स लाइबिलिटी पढ़ोगे ना, तो एकदम बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पहला लिखिए, सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज any material defect. Seller is bound to disclose any material defect in the property and title, in the property and title, है ना। ये मैंने आपको बताया था, भाई आपकी प्रॉपर्टी, आप बताओ ना कि आपकी प्रॉपर्टी में ये डिफेक्ट है, भाई ये चीज रह गई होने से, या ये नहीं हुआ है, या ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डेट ड्यू है, थोड़ा सा लोन है इस प्रॉपर्टी पर, तो ये डिफेक्ट है मटेरियल। हिंदी में लिखिए, विक्रेता ऐसा करने के लिए आबद्ध है, बाउंड है, ऐसा करने के लिए आबद्ध है कि वह विक्रेता ऐसा करने के लिए आबद्ध है कि वह क्रेता को बताए यदि उसकी संपत्ति में
किसी भी प्रकार की तात्विक त्रुटि हो, मटेरियल डिफेक्ट, किसी भी प्रकार की तात्विक त्रुटि हो, वह उसके टाइटल को लेकर हो सकती है ना, हो सकता है उस प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज हो सकता है प्रॉपर्टी कहीं लोन हो सकता है प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज हो, तो ये सारे टाइटल डिफेक्ट में आएंगे, तात्विक त्रुटि। मैम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि तात्विक त्रुटि बताना अनिवार्य है, हाँ। या पूरा ही लिखना है जो आपने ये क्रेता और विक्रेता ऐसा करना है करके बोला है ना? हाँ, आप कह रहे हो जैसे बैराक में लिखा है वैसे लिख सकते हैं। हाँ, शॉर्ट में मीन्स ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बस बैराक के जो हिंदी के टर्म्स हैं उनका विशेष ध्यान रखना, वो आने चाहिए, है ना, लिख सकते हो। सेकंड लिखिए, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बताया था मैंने, आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे सबसे पहले बायर से क्या, सबसे पहले आप परचेजर से, सबसे पहले आप सेलर से क्या मांगोगे, कहोगे भैया पेपर तो दिखा दो मुझे एक बार, डॉक्यूमेंट। सो यस, सेकंड लिखिए क्लॉज 1 बी। मैं बहुत सिंपल फॉर्म में लिखवा रही हूँ, आप बैराक तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना। क्लॉज 1 बी, सेलर इज बाउंड to produce title deed for the purpose of examination and inspection of document। ठीक है, ये सेक्शन 55 क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में आपको मिलेगा। सेलर, विक्रेता, इंस्पेक्शन आबद्ध है ऑफ टाइटल डीड डॉक्यूमेंट जो भी है, विक्रेता ऐसा करने के लिए आबद्ध है कि वह, या विक्रेता आबद्ध है कि वह संपत्ति से संबंधित हक दस्तावेजों को क्रेता को उपलब्ध कराए। आपके पास जो भी आपको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली, सेल करी, आपने परचेज करी है, आपको वसीयत में मिली है, जो भी मिली है आप हमें दिखाइए। क्रेता आबद्ध है कि वह विक्रेता को संपत्ति के क्या, हाँ बोलो। आपने बोला क्रेता आबद्ध है विक्रेता को, या विक्रेता आबद्ध है अब क्रेता इतना को? कॉमन सेंस लगा लो, क्या होगा, विक्रेता आबद्ध होगा क्रेता को, है ना, विक्रेता आबद्ध होगा, हम तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगवा रहे हैं कि वह क्रेता को संपत्ति संबंधी हक दस्तावेज उपलब्ध कराए ताकि वह उन दस्तावेजों का परीक्षण कर सके। हम पता तो करें कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। थर्ड लिखिए, तीसरा सेलर किस लिए बाउंड है। थर्ड लिखिए, सेलर इज ऑल्सो बाउंड, हम उनसे कुछ क्वेश्चंस तो पूछेंगे ना भाई, है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, किसी तरह का डिस्प्यूट तो नहीं है ना, कुछ क्वेश्चंस हम रेलिवेंट कर सकते हैं। थर्ड लिखिए, सेलर इज ऑल्सो बाउंड टू आंसर all the relevant questions asked by buyer। ये 55 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में मिलेगा आपको। सेलर इज बाउंड टू आंसर ऑल द रेलिवेंट क्वेश्चंस ऑफ बायर। ठीक है, विक्रेता और विक्रेता मुझे सोच के बोलना पड़ता है। विक्रेता आबद्ध है कि वह हर उस सुसंगत प्रश्न का उत्तर दे जो संपत्ति की जानकारी से संबंधित, भाई वही सुसंगत होगा। अब आप फालतू के क्वेश्चन पूछोगे तो सेलर इज नॉट बाउंड, वह संपत्ति से संबंधित
संपत्ति से संबंधित, मतलब जानकारी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्लॉज 1 का सब क्लॉज आपका कहां तक लिखवा दिया? सी लिखवा दिया ना, डी। डी डी। अगर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कर रखा था, तो भी तो सेलर इज बाउंड टू एग्जीक्यूट सेल डीड ना, ये भी तो है, तो इसको लिखिए। सेलर इज ऑल्सो बाउंड टू एग्जीक्यूट, सेलर इज ऑल्सो बाउंड टू एग्जीक्यूट सेल डीड, और अगर सेल हो चुकी थी तो सेलर इज ऑल्सो बाउंड टू एग्जीक्यूट सेल डीड एंड, इसी में लिख लो, एंड ट्रांसफर all rights to the buyer, is bound to execute sale deed and transfer all rights to the buyer। अब आपने सेल डीड दे दी, लेकिन कहते कब्जा तो हमारा ही रहेगा, इतनी तो है ही नहीं किसी में हिम्मत की हमारे कब्जा खाली करा ले, ऐसा नहीं हो सकता। आप बाउंड हैं, आप आबद्ध हैं कि आप सारे सारे हक जो हैं, सारे हित हैं उस संपत्ति में, वो आप बायर को दें। तो उसको भी लिख लो हिंदी में। विक्रेता आबद्ध है कि वह क्रेता को, क्रेता के हित में, ये लिखिए, वह क्रेता के हित में विक्रय को निष्पादित करे। अब हम उस पर समस्त अधिकार क्रेता को, एवं उस पर समस्त अधिकार क्रेता को अंतरित करे। मैम आपने ई इंग्लिश में नहीं बोला तो, एंड टू ट्रांसफर ऑल राइट्स टू द ट्रांसफरी बोला तो, टू द बायर भी तो बोला, टू एग्जीक्यूट। डी में बोला था मैम, डी में बोला था, ई नहीं बोला अभी। मैम डी में बोला, इंग्लिश का ई में नहीं बोला, ई में नहीं बोला, इंग्लिश बोल दिया ना, ये किसी में बोला है ना, मैंने अभी इंग्लिश में बोला है। आपने इतना ही तो लिखवाया है मैम, इंग्लिश हिंदी में लिख तो दिया, इंग्लिश हिंदी दोनों हो गया मेरी तरफ से। अब वो क्लॉज आप लोग अपना मैनेज कर लो, ठीक। हम सेलर इज बाउंड टू execute sale deed and transfer all rights to the buyer। बस हो गया, डी में लिखवाया था, हो गया। आगे लिखो। अच्छा, आप लोग क्लॉज के साथ देखकर चल रहे हो ना, तो अपना क्लॉज आगे पीछे कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा। हिंदी में भी तो यही बोला था मैम हाँ, आपने। हिंदी में भी यही बोला। नेक्स्ट और लिखो, अगला सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए। सेलर इज बाउंड, अब आप क्लॉज ई लिखोगे, अभी डी ही बोला था मैंने, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गया आपको। ओके, अब नहीं हो गया, ठीक। हाँ, अब ई बोलूंगी मैं, जो डिलीवरी है उसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब ई लिखो। सेलर इज बाउंड टू टेक, seller is bound to take care of property and title deed। seller is bound to take care property and title deed। विक्रेता आबद्ध है, मतलब जब तक की डिलीवरी नहीं होती। कल मैंने आपको इसका भी एग्जांपल बताया था, है ना, स्पष्ट तौर पर कि कैसे ये कौन सी केस में फॉल करेगा। विक्रेता आबद्ध है कि वह संपत्ति एवं हक दस्तावेजों का पूरा ध्यान रखे, है ना। कैच कर पा रहे हो ना क्या था? इधर रजिस्ट्री हुई, तुरंत थोड़ी ना कब्जा कर लेते हो, थोड़ा टाइम लगता है आपको प्रॉपर्टी पर पोजीशन लेने में। तो तब तक जो पुराना वाला ओनर है ना, उसका जो सेलर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे पहले थी एज अ ओनर हम उसका टेक केयर कर रहे थे, जब तक आपके पास तो ये डिलीवरी। दाखिल खारिज के बाद फिर खत्म हो जाती है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? या दाखिल खारिज के बाद नहीं, रजिस्ट्री के साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म है, लेकिन मतलब ये है कि सेलर बाउंड है जब तक कि वो प्रॉपर्टी की पोजीशन आपको डिलीवर ना कर दे,
जैसे मैंने कल आपको डिलीवर एग्जांपल तभी दिया तो था, होगी जब कल्पना दाखिल वही है। तारीख। आप कल की वीडियो देखना, मैंने बताया था सम टाइम आपने रजिस्ट्री कर दी, बट आप उस घर में रह रहे, आपको थोड़ा टाइम चाहिए ना घर खाली करने को। तब तक तो आप प्रॉपर्टी, अब आपने पोजीशन डिलीवर नहीं किया, तब तक आप उस प्रॉपर्टी का वैसे ही टेक केयर करो जैसे आप पहले करो। आप कल की वीडियो देखना, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर, मैंने तो सारा एक्सप्लेन किए थे क्लॉज। ठीक, अभी बस मैं लिखवा रही हूँ, आप कल की वीडियो देखना, समझ आ जाए। नेक्स्ट हिंदी में बोल दिया, नहीं बोला, हो क्या? आगे लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, सेलर इज ऑल्सो बाउंड, अगला लिखिए, seller is also bound to pay, seller is also bound to pay all dues, सेल से पहले के जितने भी ड्यूज हैं आप क्लियर कर दीजिए उसको, all dues, लोन, रेवेन्यू, मॉर्गेज डेट एक्सेट्रा। अब यहाँ पर आप जब क्लॉज पढ़ोगे तो वहां पर लिखा रहेगा अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस एंड अनटिल एनी कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। तो वो कई बार पार्टीज में एडजस्टमेंट हो जाता है कि जो लोन है वो हम पे कर देंगे और उसी हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू में कुछ डिडक्शन कर दिया जाता है और हम प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तो वो बात अलग है। अदरवाइज हाँ लिखा तो हुआ है भगीरथ जी, बट बच्चों को चाहिए था कि सिंपल फॉर्म में हमें मिल जाए, है ना। वैसे तो बहुत बड़ा प्रोविजन है ना, ये 1.5 पेज का प्रोविजन है, इसीलिए लिखवाना था। चलिए लिखिए, लिखिए आपने सबने, हिंदी में लिखिए। bound to pay all dues, loan, all dues, revenue, rent, mortgage debt, etc. ठीक है, all dues, revenue, loans, etc. विक्रेता आबद्ध है कि वह विक्रय के पहले के सभी, विक्रय के पहले के सभी ऋणों को, लोन इत्यादि को, जितने भी ऋण लोन इत्यादि हैं उनका भुगतान कर दे। ये जो आपने जितने भी अभी लाइबिलिटी लिखे हैं ना, ये सारे लाइबिलिटीज आपके बिफोर सेल वाले। कौन से हैं? बिफोर सेल। अब 2-3 लाइबिलिटी हैं जो आफ्टर सेल की, ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, मीन्स में आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। छोटा सा क्वेश्चन आ गया, अपना लिखा है अपने नोट्स पढ़ के। अब लिख लो, सेलर्स ड्यूटी आफ्टर सेल। सेल अभी एफ तक कराया ना, अब देख लो आप, क्लॉज आपने चेक कर लेना, है ना। एफ तक यस मैम, एफ तक हो गया, हाँ यस, जी तक है, जी तक हो गया, रेंट ड्यूज वगैरह ये सब। अब नेक्स्ट लिखो, टॉपिक डालो फटाक से, सेलर्स ड्यूटी आफ्टर सेल। विक्रय के पश्चात विक्रेता के दायित्व क्या है? क्या दायित्व होता है? पहला दायित्व होता है टू डिलीवर पोजीशन, टू डिलीवर पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टू बायर, कि वह क्रेता को संपत्ति का कब्जा प्रदान करे, या आफ्टर सेल लायबिलिटी, कि वह क्रेता को संपत्ति का कब्जा प्रदान करे। दूसरा क्या होता है? जैसे ही सेल हुई तुरंत आप सेल डीड उनको प्रोवाइड कर दीजिए। सेकेंड लायबिलिटी होती है टू प्रोवाइड, टू डिलीवर सेल डीड। सेल डीड कहाँ लिखा है? सेक्शन 55 के क्लॉज 3 में लिखा है, सेक्शन 55 के क्लॉज 3 में। यह आफ्टर सेल की लायबिलिटी है, टू प्रोवाइड और टू डिलीवर सेल डीड। विक्रय की जो डीड है उसको आप प्रदान करेंगे क्रेता को, ये लायबिलिटी है सेक्शन 55 के क्लॉज 3 में। ठीक, तीसरा एक लायबिलिटी आपकी और आती है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, लिख लो थर्ड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू प्रोवाइड, it is the duty of the seller to provide or to deliver all the interest, profits, all the interest, profits, benefits arising out of property. सेक्शन 8 में लिखा भी हुआ है, वो ऑटोमेटिक भी ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन आपकी लाइबिलिटी भी है कि आप कर दें। It is the duty of the seller to deliver all the rights, profits, benefits arising out of property. विक्रेता का यह भी दायित्व है कि वह उस संपत्ति से प्राप्त होने वाले सभी हक
लाभ मैम अराइजिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, हक, लाभ, अधिकार भी अंतरित कर दे, उनको दे भी दे, परिधान भी कर दे उनका। हो गया? ये आपका सेलर का हो गया। अब अगले नेक्स्ट पॉइंट डालिए फटाक से, सेलर्स राइट बिफोर सेल। सेलर का कुछ अधिकार भी होगा। ये हक लाभ वाला है, ये कौन से क्लॉज में लिखा है? ये इसी में मिलेगा आपको, सेक्शन 55 के ही आपके क्लॉज 3 के सब क्लॉज ए में इसी में मिलेगा आपको। ठीक है, सेक्शन 55 का जो सब क्लॉज 3 है ना, ये आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको आगे मिलेगा क्लॉज ए के आगे। ठीक है, अगला लिखिए आप जल्दी से, सेलर्स राइट बिफोर सेल। सेल के पहले विक्रेता के क्या अधिकार है? सेल से पहले, विक्रय से पहले विक्रेता के अधिकार क्या है? ये 55 के क्लॉज 4 में लिखा है। देखिए, सेलर इज एंटाइटल्ड, तो ये सेलर के अधिकार है। सेलर्स राइट बिफोर सेल, विक्रय से पहले विक्रेता के अधिकार, सेक्शन 55 क्लॉज 4। क्या कर सकता है बिफोर सेल? लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 क्लॉज 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 क्लॉज 4 he may claim, according to section 55 clause 4 he may retain, according to section 55 clause 4 that he may retain all rents, profits, benefits arising out of property। जब तक सेल नहीं हुआ है हम सारे रेंट्स, प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स को रखेंगे, सेक्शन 55 क्लॉज 4। ठीक है, तो ये सेल से पहले विक्रेता का अधिकार है कि विक्रय से पहले उस संपत्ति से प्राप्त होने वाले सभी लाभों, भाटकों को वो रख सकता है। ओके, और दूसरा जो है वो आफ्टर सेल राइट। दूसरा राइट लिखिए, सेलर राइट आफ्टर सेल। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके नोट्स में रहेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेयर एक्ट से, है ना। मैं एकदम ही बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको लिखवा दे रही हूँ। सेलर्स राइट आफ्टर सेल। अब सेल के बाद क्या राइट होता है? लिखिए, ये भी आपको सेक्शन 55 क्लॉज 4 सब क्लॉज 5 क्लॉज 4 लिखिए, सेक्शन 55 क्लॉज 4 का सब क्लॉज बी लिखिए, आफ्टर सेल वाला, सेक्शन 55 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी। हाँ लिखिए, सेलर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम। अब सेल हो गई तो क्या राइट है? अगर कुछ भी अमाउंट ड्यू बचा है, विक्रय तो हो गया लेकिन प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस्ड भी होता है ना सेल को, तो सेल के बाद सेलर का ये भी राइट है कि सेलर कैन क्लेम फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड कंसिडरेशन। सेलर कैन क्लेम फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड कंसिडरेशन अमाउंट। विक्रय के पश्चात विक्रेता के अधिकार, सेक्शन 54 सब क्लॉज 4, 54 नहीं 55, सेक्शन 55 सब क्लॉज 4, सेक्शन 55 क्लॉज 4 का सब क्लॉज बी है। ओके, यहां पर आप लिखिए, विक्रय के पश्चात विक्रेता का यह अधिकार है कि वह बकाया प्रतिफल प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है। मैम इंग्लिश में एक बार रिपीट कर दीजिए। He may claim for recovery of unpaid consideration. He may claim for recovery of unpaid consideration amount. वह बकाया प्रतिफल की रकम के भुगतान के लिए दावा कर सकता है। हो गया, तो ये आपका सेलर का पूरा हो गया। देखो अगर आप, तो आपका सेक्शन 55 का ये पूरा हो गया क्लॉज 4 तक। अब नेक्स्ट पॉइंट डालिए, बायर्स ड्यूटी, सेक्शन 55 क्लॉज 5, बायर्स ड्यूटी बिफोर सेल, सेक्शन 55 क्लॉज 5। बायर्स ड्यूटी,
क्या है बायर्स की ड्यूटी बिफोर सेल? बायर की ड्यूटी ये होती है भाई कि वो सेलर को बताए कि आपकी मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हो गया है। आपने 20 साल पहले 1 लाख में खरीदी थी, दादी अम्मा को पता ही नहीं है, प्रॉपर्टी 20 लाख की हो गई है ना? तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखिए सेक्शन 55 क्लॉज 5 में लिखो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर टू डिस्क्लोज, जल्दी लिखिए, it is the responsibility or duty of the buyer to disclose material increase in the market value, to disclose material increase in the market value of property. क्रेता का यह दायित्व है सेक्शन 55 के क्लॉज 5 में कि वह उस संपत्ति में होने वाली तात्विक वृद्धि के विषय में, उस संपत्ति में हुई तात्विक वृद्धि के विषय में विक्रेता को सूचना दे। बस एक ड्यूटी है इनकी सेल के पहले, आप बस इतना काम करिए क्योंकि आपको कंसिडरेशन देना। बायर की ड्यूटी क्या है भाई? आफ्टर सेल, ड्यूटी ऑफ बायर आफ्टर सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विक्रय के पश्चात क्रेता के दायित्व। सेक्शन 55 क्लॉज 5, सेक्शन 55 क्लॉज 5 इसी में है सारे। सब क्लॉज सी, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है और अगर प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट आता है तो इट्स योर लायबिलिटी टू बियर सच कॉस्ट, टू बियर सच लॉस। लिखिए ये आफ्टर सेल में है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर टू बियर सच लॉस, टू बियर एनी लॉस और to bear any loss in the property. It is the responsibility of the buyer to bear any loss in the property. ठीक है, ये क्रेता का दायित्व है कि उस संपत्ति में होने वाले कोई भी नुकसान है उसका आप वहन करें। ठीक है मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए हिंदी में। ये क्रेता का दायित्व है कि वह उस संपत्ति में होने वाले नुकसान का वहन करे क्योंकि आपने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। नेक्स्ट एक आप और लिख लो, ठीक। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, द मोमेंट ओनरशिप ट्रांसफर्स फ्रॉम सेलर टू बायर, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द मोमेंट ओनरशिप ट्रांसफर्स फ्रॉम बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर, जैसे ही विक्रेता से क्रेता को स्वामित्व अंतरित हो जाता है, बायर बिकम्स बाउंड, क्रेता ownership is transferred from seller to buyer. Buyer becomes liable to pay all government dues, revenues, loan, etc. सेक्शन 55 के क्लॉज डी में लिखा है, जैसे ही संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता के पास अंतरित हो जाता है, क्रेता उस संपत्ति पर सभी प्रकार के ऋणों का भुगतान करने के लिए, कोई राजस्व है, अगर कोई ऋण है, कोई राजस्व है इत्यादि के भुगतान करने के लिए आबद्ध हो जाता है। एक बार इंग्लिश में बोल दीजिए। बायर बिकम्स लायबल टू पे ऑल द गवर्नमेंट ड्यूज। हाँ, ऑल द गवर्नमेंट ड्यूज, रेवेन्यूज, डेट एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आपका क्लॉज 6 है, इसको आप लोग खुद लिख लो। इतना लिख लोगे, बहुत सिंपल है। ये बायर के एंटाइटलमेंट की बात करता है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। क्लॉज 6 देखो, अब ये लिखो, माइक म्यूट करो लोकेश, सर्वेश, सॉरी, माइक म्यूट कर लो। देखो अब आपका क्लॉज 6 है, ये बायर के एंटाइटलमेंट की, बायर किस लिए अधिकृत है ना। अच्छा, ये मैंने पॉइंट छोड़ दिया था क्या क्लॉज 6 कल? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा था ना, क्लॉज भी कर दिया था। के अपोजिट में ही है, जब तो वो सारे प्राप्त करता है, बाद में
लेता है उसमें तो कंस्ट्रक्शन। वो उनकी जो लाइबिलिटीज है वो इनके एंटाइटलमेंट है ना। तो अब ये दो आपका होमवर्क है, इस दो को जरा मुझे लिखकर आप सेंड करो। लिख भी लोगे, मतलब एकदम डिपेंडेंट मत हो जाओ, मेरी बात समझिएगा। सारा मैंने लिखवा दिया, केवल मैंने 2 पॉइंट्स छोड़े हैं। आप लोग जरा इन 2 पॉइंट्स को, एकदम सिंपल में है, आप जरा 2 पॉइंट को बायर के एंटाइटलमेंट को लिखिए, ठीक है। एकदम से डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि हम अपने लिखने की क्वालिटी खत्म कर दिए, है ना। तो इसको जरा 2 पॉइंट्स को आप लिख के देखिए, कर पा रहे हो? बहुत सिंपल है। जो उनकी लाइबिलिटी होती है वो इनके राइट होते हैं। जो सेलर की लाइबिलिटी है वो बायर का राइट बन जाता है, जो बायर की लाइबिलिटी है वो सेलर का राइट बन जाता है। उस दिन भी समझाया है ना, राइट एंड लाइबिलिटी क्या है। परफेक्ट राइट जूरिस्प्रूडेंस में जब देखो ना, परफेक्ट राइट यही होता है कि राइट के अगेंस्ट कोरेस्पॉन्डिंग जब ड्यूटी होती है, इट बिकम्स परफेक्ट राइट, है ना। तो जो सेलर का राइट है वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बायर का राइट है वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन 2 को जरा लिखना, ठीक है। इतना आपका काम। और कल हम फिर मार्शलिंग आपको लिखवा देंगे और मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट लिखवाना है, फिर आगे काइंड्स वगैरह करेंगे। ओके, समझ आया क्लास आपको सबको? ओके मैम। ओके, समझ आया मैम मार्शलिंग? यस मैम, यस सर, मैम। यस मैम। ओके, ये सेकंड वाला थोड़ा सा समझा दीजिए मैम। 6 का भी अगर वो डिक्लाइन कर देता है प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने से उसकी डिलीवरी को, क्या 50 ये राइट्स लाइबिलिटी में पूछ रही हूँ क्या, जो मैंने अभी क्लॉज 6 टाइटल्ड उसमें सर क्लॉज भी बी बताना बात है। है। हाँ, तो हाँ। इसीलिए तो हमने आपको दिया ये काम। पहले थोड़ा प्रयास करो, बैराक को तोड़ो, उसको इंटरप्रेट करो, कम से कम 10-15 मिनट इस पे दो। फिर भी नहीं कर पाना तो फिर हम बताएंगे कल, ठीक है। कोशिश करो थोड़ा, इतना तो बैराक का पढ़ना आप लोग सीख ही गए होगे टीपीए का, ठीक है। कोशिश करो, नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगी कल, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं 5:30 पे। थैंक यू मैम।